हाँ भाई, आपका स्वागत है अपनी ज्योमेट्री की अगली क्लास के अंदर। उम्मीद है कि आपकी तैयारी जो है वो बढ़िया तरीके से चल रही है। तो लगातार काम कर रहे हो कि नहीं, रोज़ काम कर रहे हो कि नहीं, रोज़ जो अपना स्टडी प्लान है। देखो, अगर आप एक वीक के अंदर अगर आप 7 डेज़ में अगर 6 डेज़ भी ठीक ठाक काम कर लेते हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आप 30 दिन के अंदर, 30 डेज़ के अंदर, एक महीने के अंदर अगर 25 दिन बढ़िया पढ़ाई कर लेते हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अपने ऊपर अनरियलिस्टिक गोल्स का प्रेशर नहीं डालना। और कभी कभी हो सकता है अगर आप घर में पढ़ रहे हैं तो घर के एक आधे काम आ जाएं, अपने शहर से दूर रहते हैं तो भाई महीने में एक आधी बार, 2 महीने में एक आधी बार घर पर जाना पड़ जाए, या फिर कुछ और काम आ जाए, आप बीमार हो जाओ, कोई और करीबी बीमार हो जाए, आपका टाइम लग जाए, किसी भी वजह से टाइम लग जाए, तो हमने 100% परफेक्ट रूटीन ना ही हमने देना होता, ना ही हम दे सकते, ना ही देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हफ्ते में एक दिन आप अपने लिए फ्री निकाल सकते हो अगर बाकी के 6 दिन आप ईमानदारी से काम कर रहे हो। और अगर आप एक महीने के अंदर 25 दिन ईमानदारी से काम कर रहे हो तो दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। इसके बाद अगर ये हो रहा है किसी एक दिन आपकी कम पढ़ाई हुई है तो अगले दिन ज़्यादा पढ़ाई कर लो। 25 दिन आपके ठीक ठाक बढ़िया गुजरने चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको 16 घंटे पढ़ना है, आपको 12 घंटे पढ़ना है एसएससी के लिए। देखो, अगर आप 16 घंटे पढ़ सकते हो तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मत पढ़ो, अदरवाइज पढ़ना नहीं होता है। और ना ही कोई टॉपर चाहे रैंक 1 हो वो भी नहीं पढ़ता है। ठीक है, इतने इतने घंटे अगर आप 8 आवर्स रेगुलर निकाल पा रहे हो दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। अगर कोई बच्चा अब मान लो 8 आवर्स की बजाय 9 आवर निकाल रहा है तो ये नहीं है कि उसको 1 घंटा कम पढ़ना है। इसीलिए मैं कोई फिक्स्ड नंबर नहीं देता हूँ। तो लगभग इस नंबर के लगभग आप करीब आओ। फिर भी मान लो आप 7 घंटे पढ़ रहे हो, उतने में आपकी बढ़िया पढ़ाई हो रही है, सब कुछ बढ़िया, तो उसको 8 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई फिक्स नंबर नहीं है। भाई, आपका जो इंटेलिजेंस है वो अलग अलग तरह का है, अलग अलग नेचर के बंदे हैं, अलग अलग स्कूल से, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। अब इससे पहले अलग अलग आपका लेवल था, अब जो तैयारी कर रहे हैं इससे पहले, तो ये कोई फिक्स नंबर नहीं हो सकता। पर्सन टू पर्सन बहुत इसके अंदर वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर मोटा मोटा ये बात है कि अपना ठीक ठाक बढ़िया काम रेगुलरली चलता रहना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, तो पेन नोटबुक लेकर आ गए हो, अभी हम स्टार्ट कर दें फिर पढ़ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे भाई, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको कॉन्ग्रुएंस बताई, फिर उसके बाद मैं आपको सिमिलरिटी के क्वेश्चन करवा रहा था। हमने सिमिलरिटी के कई सारे क्वेश्चन किए, तो जो सिमिलरिटी है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद इसी लेक्चर के अंदर अगला कंसेप्ट हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, हो सकता है थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाए, बट कोई। तो 100% अटेंशन मुझे आपकी यहाँ पर चाहिए, ये ना हो कि फिर आपको समझ में ना आए चीज़ें। मैं वैसे ही बताऊँगा जैसे मैं बताता हूँ, तो कभी भी पढ़ो तो 100% अटेंशन के साथ यहाँ पर पढ़ो। ठीक। इन द गिवन फिगर ए डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो तो क्या होएगा भाई साहब, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है ए डी ई और बड़ी ट्रायंगल है ए बी सी, इनका अगर ये एंगल इक्वल हो गया और एक एंगल यहाँ पर है दोनों में कॉमन, तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। इसको मैंने ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस करके आपको करवाया था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये वाली साइड बटे में ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड बटे में ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड बटे में ये वाली साइड। क्लियर है? ऐसे ही हम इसको करेंगे। तो ये पिक्चर देखते ही आपको ये चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ये सिमिलर हैं और कौन सी साइड कौन सी के कॉरस्पॉन्डिंग है। ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस आपको बता, दिस बटे दिस, दिस बटे दिस, दिस बटे दिस, खत्म। ठीक है, सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। और देखो, ए डी इज इक्वल टू 12, ए डी जो है वो 12 है, ए ई इज इक्वल टू 8, ए ई 8 है, ई सी इज इक्वल टू 14, कहाँ ई सी इज इक्वल टू 14। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी। तो देखो, ये वाली साइड बटे में ये वाली साइड, तो 12 बटे में ये क्या हो जाएगा 22 इज इक्वल टू 8 ये वाली साइड बटे में ये वाली साइड, दैट इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, चलो तो देखो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12,
ठीक है, इसको हम ऊपर भेज देते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू 44/3 है। तो हमसे उसने क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है बी डी का मान। तो बी डी का मान निकालना है तो ए बी में से 12 घटाना पड़ेगा। तो मैं यहीं पर घटा देता हूँ, 12 × 36 यानी कि 8/3। दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। तो अलर्ट रहो ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाएँ। मैं भी अलर्ट हूँ, आप भी अलर्ट रहो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू 85, एंगल आर इज इक्वल टू 65। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू 85, एंगल आर इज इक्वल टू 65। ठीक है भाई। एस एंड टी आर ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू और पी आर पर एस और टी हैं। ठीक है, कई बच्चे एस और टी ऐसे देखते हैं, इनको बेचारी को पैरेलल बना देते हैं बिना एग्जामिनर के बोले। इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी, हमेशा पैरेलल वाला क्वेश्चन नहीं होता। सच दैट एंगल एस टी आर इज इक्वल टू 95। ये वाला एंगल 95 है और ये 85 था। कौन सा क्वेश्चन दे रहा है ये? ठीक है, ये 85 है, 95 है, कुछ और इसमें होएगा। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा। एस एन टी आर ऑन पी क्यू एंड पी आर। ठीक जा रहे हैं। एस टी आर, अच्छा एस टी आर, वही मैं सोच रहा यार, फिर मैंने गलत कैटेगराइज कर दिया क्या क्वेश्चन को? यहाँ पर नहीं होना चाहिए था क्या? एस टी आर दिस इज इक्वल टू 95। अगर ये 95 है तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 85। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो वही ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। एंड द रेशियो ऑफ क्यू आर एंड एस टी, तो क्यू आर एंड एस टी इज इक्वल टू 9/5। तो बड़ी ट्रायंगल की साइड है 9 और छोटी ट्रायंगल की साइड है 5। तो छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल गया। सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यही रहेगा। पी क्यू इज इक्वल टू 21.6। तो पी क्यू ये पूरा, देन और कुछ उसने बताया नहीं, देन द लेंथ ऑफ पी टी इज इक्वल टू व्हाट? तो ये वाली ट्रायंगल पी टी बटे में बड़ी वाली ट्रायंगल 21.6 इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड है 5 बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड है 9। दैट्स इट। 9 से अगर हम काटेंगे तो 24 का पाड़ा याद है, 24 में 216, 24 उधर जाकर गुणा होएगा तो 5 × 10 12 हो जाएगी पीटी की वैल्यू। सो दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मेरे कराने से पहले कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पी क्यू इज इक्वल टू 24। ठीक है, एंगल क्यू इज इक्वल टू 58। ठीक है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू और पी आर पर पॉइंट्स है एस और टी। ठीक है भाई, रिस्पेक्टिवली सच दैट एंगल एस टी आर इज 122, एंगल एस टी आर इज इक्वल टू 122। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 58। ठीक है, इफ पी एस इज इक्वल टू 14, पी एस, तो ये अगर 14 है, ये पूरा 24 है, ये 10 हो जाएगा अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, ये पूरा 24 है। ठीक है, पी टी इज इक्वल टू 12, पी टी जो है वो 12 है। देन द लेंथ ऑफ आर टी, तो आर टी की लेंथ आपने बतानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, जी हाँ, ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है। तो 12 बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड 24, बड़ी ट्रायंगल की साइड जो है वो डबल है। फिर यहाँ पर छोटी ट्रायंगल की साइड 14, तो बड़ी ट्रायंगल की साइड यहाँ पर क्या आएगी? यहाँ पर 28 ही आएगी। तो ये पूरा कितना, ये आप मेंटली कर सकते हैं भाई। 12 से इधर डबल है तो 14 से डबल इधर होएगा 28, तो 28 में से 12 गए 16। दैट्स इट, ऑप्शन बी। ठीक है, ईजी है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है अगर बेसिक दिमाग में क्लियर है तो। इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए सी एंड ए बी। इन ट्रायंगल ए बी सी डी और ई है ए सी और ए बी पर, ए सी पर डी और ए बी पर ई। ठीक है भाई, रिस्पेक्टिवली सच दैट ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी, ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी। ओके, फिर से वही ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस, सिर्फ इसको इसके इक्वल बताना है, बाकी सब इक्वल हो जाएगा। ये कॉमन है, फिर तीसरा एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इफ ए डी इज 7.6, इफ ए डी इज 7.6
AE is 7.2, this is 7.2. BE is 4.2, this is 4.2. BC is 8.4, BC is 8.4. देन DE is equal to what? तो बहुत ही सिंपल हो गया। छोटी ट्रायंगल की साइड, ये DE छोटी ट्रायंगल की साइड है, तो छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड 7.6 बटे में इधर पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड। तो इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 4 11, 11.4, दैट्स इट। तो 19 चौके 76, 19 छिक्के 114, ठीक है। पॉइंट से तो पॉइंट कट ही गया। तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3 से अगर इसको काटूंगा 28 3 84 होता है, 2.8, 28 दूनी 56। तो DE इज इक्वल टू 5.6, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। जैसे ये क्वेश्चन है CHSL 2018 का, ये CGL 2019 टीयर 1 का, ये CGL 2019 टीयर 1 का, ठीक है, ये CGL 2017 टीयर 2 का। तो लगातार कंसिस्टेंसी, और अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन हुए हैं एंड में जब मैं मिक्स्ड कराऊंगा तो उनके अंदर भी ये बने हुए हैं, ठीक है। ये देखो, द गिवन फिगर 2 आइडेंटिकल सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच ईच अदर। इन सर्कल्स का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। A एंड B आर सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल्स, A और B दोनों सर्कल के सेंटर हैं, ओके। इफ RQ इज ए टेंजेंट टू द सर्कल, RQ एक टेंजेंट है, अगर टेंजेंट है तो 90 डिग्री का बनाएगा यहाँ पर, ओके। देन व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ RQ, तो RQ की लेंथ क्या है, ठीक है। तो रेडियस उसने 4 बता रखा है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है। RQ की लेंथ बतानी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड मुझे पता चल गई। अगर ये मुझे पता चल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, ठीक है। ये पता करने की कोशिश करूं या कुछ और करूं, सोचो। अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर दूं, बिकॉज ये टेंजेंट है, तो ये भी 90 डिग्री का बनाएगा। अब आपको कुछ दिख रहा है, एक ट्रायंगल के बीच में लाइन खींच रखी है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो वही ट्विस्टेड वाला केस हो गया, सिमिलरिटी वाला केस हो गया। तो यानी कि दिस बटे में दिस इज इक्वल टू दिस बटे में दिस इज इक्वल टू दिस बटे में दिस, ठीक है। तो ये मुझे पता चल सकता है क्योंकि जो उसने पूछा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है। जी हाँ, ये पता चल सकता है, ये तो है ही 4। अभी कर देते हैं मेरे भाई। तो देखो, इस साइड की लंबाई है 4, इस साइड की लंबाई है 12, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पहले 4 को काट दो, एक तरफ 4 है एक तरफ 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 1 और 3 पर लगाओ। 3 का स्क्वायर 9 - 1 8, √8 2√2। अब 4 गुना भी करना है तो ये आ जाएगा 8√2, ठीक है। तो कभी भी पाइथागोरस भी लगाना है तो काट के लगाओ उसको, ठीक है। अब आप इजीली कर सकते हो क्योंकि PS छोटी ट्रायंगल की साइड पता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बड़ी ट्रायंगल की साइड पता है, दैट्स इट, यही चाहिए था। तो छोटी ट्रायंगल की साइड AS बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड RQ जो हमें निकालनी है इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड 8√2 बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड ये क्या है जी 16। कर दो अब काम। तो 8 दूनी 16, ठीक है जी। √2 से इसको काटूंगा तो ये √2 पर ही जाएगा। अगर 4 इधर आ जाएगा तो RQ इज इक्वल टू 4√2, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है, मज़ा आ रहा है। अगला क्वेश्चन करोगे खुद, बताओ फिर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा थोड़ा सा क्या, कुछ ज़्यादा ही अलग है जो हम इससे पहले कर रहे थे। यहाँ पर मैं प्रूव करके दिखा दूँ इसको पहले एक बार। देखो, यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो कर क्या रहा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखो, PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैं आपको एक रिजल्ट बताऊंगा और वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, याद करने की टेंशन आपने लेनी ही नहीं है, वो मेरा काम है। PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जो एक सर्कल के अंदर आ जाती है या फिर उसके सारे वर्टिसेस से सर्कल गुजर रहा हो, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच PQ इज x। तो PQ x है, QR is 16.8, QR is 16.8, RS is 14, RS is 14, PS is 25.2, ठीक है।
पी आर बाइसेक्ट्स क्यू एस। पी आर जो है वो क्यू एस को बाइसेक्ट करती है, तो क्यू एस को बाइसेक्ट करती है यानी कि क्यू एस को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं, 14 इंटू 25.2 इज इक्वल टू 16.8 इंटू एक्स, और x की वैल्यू आपको निकालनी है। डायरेक्टली ये एक लाइन लिखोगे और आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये एक लाइन कभी भी आप गलत ना लिखो, इसके लिए आपका बेस में बिल्ड करूंगा अभी। देखो कि इस सिचुएशन में हो क्या रहा है वो मैं आपको बताने वाला। देखो मान लो इसी से करते हैं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस, ये इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, इसके इस डायगोनल को 2:3 रेशो में बांट दिया गया। वहाँ पर उसने क्या किया, बाइसेक्ट करवाया था। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको 2:3 रेशो में बंटवा दिया। ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो मान लो इसकी लेंथ मैंने आपको दे दी कुछ भी a मान लो, इसकी लेंथ मैंने दे b, और इसकी लेंथ जो है c, और इसकी लेंथ है d। इस साइड की लंबाई, सारी साइडों की लंबाई भी मैंने आपको दे दी। ठीक है, तो एक चीज़ मेरे को आपके सामने प्रूव करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखते हैं पहले कौन सी प्रूव करें। पहले मैं आपको बताऊं, एक तो वो वाला यूज़ करते हैं और दूसरा ये। ठीक है जी, तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, पहले एक बार मेरे को चीज़ें इस तरीके से करवानी पड़ेंगी कि आपके दिमाग में परमानेंट बैठ जाए, आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए है, तो उसके लिए प्रिंटिंग प्रेस थोड़ी चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लो इस साइड की लंबाई जो भी है, ये जो अगर थीटा है ये 180 माइनस थीटा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अगर मैं निकालना चाहूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस क्यू पी एस आर, तो पी एस आर का एरिया क्या होएगा, हाफ इंटू ए इंटू बी, यानी कि पी एस इंटू, आगे हम ये फॉर्मूला भी करेंगे, उम्मीद आपने किया होगा, हाफ इंटू पी एस इंटू एस आर इंटू साइन थीटा। और ऐसे ही अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू पी क्यू। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है, और इनके बीच का अगर एग्जामिनर ने एंगल दे दिया है, तो इसका एरिया हम लिख सकते हैं हाफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये मेंसुरेशन 2D में हम करेंगे। ठीक है, बहुत ईजिली अप्रूव भी हो जाता है, लेकिन हमें रट के रखना है हाफ ए बी साइन थीटा। वही मैं कर रहा हूँ, हाफ इंटू पी क्यू इंटू क्यू आर इंटू साइन 180 माइनस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। क्लियर है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, इनके अगर मैं एरिया का रेशो निकालने लग जाऊं तो क्या होएगा, अब आप ध्यान से देखेंगे, हाफ तो दोनों का कट ही जाएगा, जी हाँ सर, और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, जी हाँ सर। अगर मैं ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 एरिया का रेशो निकालने लग जाऊं मेरे भाई, तो इसका एरिया होएगा दिस इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा सेम होते हैं तो वो कट जाएंगे, हाफ भी कट जाएगा। तो इसके एरिया का और इसके एरिया का रेशियो होएगा, इसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड, इसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड। इनके एरिया का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ यहाँ पर प्रूव करूँगा साथ में। देखो एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हमने एक लाइन ड्रॉप कर दी, ऐसे एक लाइन खींच दी, वो बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करेगी उसी रेशियो में इन दोनों हिस्सों का एरिया होएगा। ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो यहां पर देखो, आप देखो ट्रायंगल एस आर क्यू को, ये जो लाइन है आर ओ, ये जो लाइन है एस आर क्यू के अंदर, ये बेस को 2:3 रेशियो में बांट रही है। यानी कि अगर यहाँ का एरिया 2A होगा तो यहाँ का एरिया 3A होगा। ये एग्जैक्ट एरिया नहीं होता, ये रेशियो होता है कि अगर यहाँ का A यूनिट हुआ तो यहाँ का B यूनिट होगा, रेशियो। ठीक है, अब आप देखो ट्रायंगल एस पी क्यू के अंदर ये जो PO लाइन है, ये PO, ये इस बेस को 2:3 रेशियो में बांट रही है। तो यहाँ का एरिया अगर 2B हुआ तो यहाँ का एरिया 3B होगा।
तो जैसे मैं कुछ चीज़ों का आपको प्रूफ करवाऊंगा, कुछ चीज़ों का मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, तो उसी का करवाऊंगा जिसका करवाना ज़रूरी है। जिसका करवाना ज़रूरी नहीं है, भले ही मुझे आता हो, मैं अपनी नॉलेज की शो ऑफ नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इसका प्रूफ नहीं करवाया, ये नहीं आता, कोई बड़ी बात है ही नहीं। मुझे नहीं भी आता होगा तो इंटरनेट से देख कर याद तो रख सकता हूँ, इतनी तेज़ तो मेमोरी है मेरी, है। तो ठीक है, तो उसका नहीं करवाऊंगा, इसका ज़रूरी नहीं है, इसका ज़रूरी है करवाऊंगा, ठीक है। देखो जी, तो मैं तो कंपेयर कर रहा हूँ ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 के एरिया को, है ना, इसके और इसके एरिया को। तो इसका एरिया अगर आप देखोगे, इसका एरिया अगर आप देखोगे तो वो हो गया 2a + 2b, और इसका एरिया आप देखोगे तो 3a + 3b। ऊपर वाले का एरिया है ट्वाइस ऑफ a + b, और नीचे वाले का एरिया है थ्राइस ऑफ a + b। a + b से a + b का। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब मैं इसको मिटा रहा हूँ कि एग्जामिनर क्या करता है। अब हम देखते हैं, एग्जामिनर ये करता है, ये बताता है कि इस लाइन ने इस लाइन को 2:3 रेशो में बांट दिया। तो ये जो 2 का टुकड़ा जिसके हिस्से में आया है ना, ये 2 का टुकड़ा, ये 2 का टुकड़ा कौन सी ट्रायंगल के हिस्से में आया है, PSR के हिस्से में। तो PSR का जो एरिया है वो 2 यूनिट है, और ये जो 3 का टुकड़ा लाइन 3 यूनिट लंबी लाइन किस ट्रायंगल के हिस्से में आई, PQR के। तो इस ट्रायंगल का एरिया 3 यूनिट है, ऐसे याद रखोगे। अभी सारे प्रूफ को थोड़ी याद रखेंगे, यहाँ से तो हमने समझा है चीज़ें कैसे, तो ऐसे याद रखेंगे। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मैं एरिया ऑफ PSR बोलूँ तो उसके एरिया को मैं 2 रूप में लिख सकता हूँ। मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 रूप भी छोड़ो, उसके एरिया को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। मुझे इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो मैं लिख सकता हूं कैसे, PSR के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा A × B। क्यों, क्योंकि हाफ AB साइन थीटा था, हाफ और साइन थीटा तो कट जाएंगे दोनों के, तो इसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा A × B, इसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा C × D, ठीक है। और मुझे एक और बात पता है, उसने बता रखा है कि ये 2:3 है, और इनके एरिया का रेशियो है 2:3। जिसके हिस्से में 2 आया उस ट्रायंगल का एरिया 2, जिसके हिस्से में 3 आया उस ट्रायंगल का एरिया 3। मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ इतने डिटेल में, क्योंकि ये बहुत ही रिपीटेटिव पैटर्न है, बार बार आ रहा है, अलग अलग एग्जाम में आ रहा है, Tier 1 में, Tier 2 में, CGL में, CHSL में, बार बार आ रहा है, CPU में, ठीक है। तो जैसे ही आएगा विदिन 10 to 15 सेकेंड्स इसको करके निकल जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे, अब देखो, ये देखो, उसने इन दोनों को बराबर बता दिया, तो उसने ये बता दिया कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। तो ट्रायंगल PSR के हिस्से में 1 आया, ट्रायंगल PQR के हिस्से में 1 आया। अब तक वो बाइसेक्ट ही करवा रहा है, 2:3 रेशो में नहीं बता रहा, तो कोई नहीं, वो अलग रेशो में बताएगा तो भी हम कर लेंगे। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, 14 × 25.2। इस ट्रायंगल का क्या है, x × 16.8, और दोनों का रेशियो क्या है, 1/1। बस मैंने इसको उठाकर उधर लिख दिया। तो जब भी वो बाइसेक्ट कराता है तो मुझे पता है, अच्छा 1:1 रेशियो है, इसका जो भी एरिया है वही इसका एरिया है, भैया 1:1 रेशियो है, तो इस ट्रायंगल का जो भी एरिया है इस पूरी बड़ी का, इसका भी वही है। तो मैं दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, क्योंकि इसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है दिस इंटू दिस। तो डायरेक्टली अब आप ये लिख पाओगे कि नहीं, अगर मैं इससे आगे ऐसा इक्वेशन दे दूँ तो, ठीक है भाई, काट पीट दूँ ठीक है जी। 1 पॉइंट से 1 पॉइंट का इससे कटेगा 12 से, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 चौके 48, अच्छा 14 से 14 गया, x = 21। आंसर इस ऑप्शन पे, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन दूँ, कर दोगे। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच ABCD is a cyclic quadrilateral in which AB is equal to 16.5, ठीक है, BC is equal to x, ठीक है, CD is equal to 11, ठीक है, AD is equal to 19.8, ओके, एंड BD is bisected by AC। BD जो है उसको बाइसेक्ट कर दिया AC ने उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, ठीक है भाई। तो अब आपको पता चल गया ना कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी है।
इन दोनों का जो प्रोडक्ट है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1:1 रेशियो में है, तो इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो 11 इंटू 19.8 इज इक्वल टू 16.5 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू बता देंगे, खत्म बात। ठीक है, ठीक है भाई, काट पीट दूँ अब। पॉइंट से पॉइंट गया, 11 से ये जाएगा 15 पर, ये कट रहा है 3 से, 3 से कट रहा है 3 5 15, 66/5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 13.2। क्लियर? अब ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट ये बताओ, इन द गिवन फिगर इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 12 एंड ए सी इज इक्वल टू 15। ठीक है जी, तो 9 12 15, 3 का 3 गुना, 4 का 3 गुना, 5 का 3 गुना। ठीक है, 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 3 गुना है। स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर कोइंसाइड्स विद द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। इसके अंदर एक स्क्वायर डाल दिया, और उस स्क्वायर का जो एक वर्टेक्स है वो ट्रायंगल के वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड करता है। तो कई बच्चे बोलते हैं सर आपको कैसे पता चला इसी के साथ करता है? ऐसे कौन सा स्क्वायर बनने लगा भाई ट्रायंगल में, ऐसे इसके साथ कोइंसाइड करके इसी के साथ करेगा। स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री का होता है, यही ऑप्शन है बेचारे के पास। ऐसे एक स्क्वायर है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द स्क्वायर? तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस स्क्वायर की जो साइड है बेस इंटू हाइट, तो मैंने इस बेस के ऊपर इसको मान लिया, तो हाइट हो जाएगी इसके कोरस्पोंडिंग जो हाइट है, बेस इंटू हाइट अपॉन में बेस प्लस हाइट। ठीक है, 3 7 21, 3 3 9, 12 और 3 36/7। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। नेक्स्ट, अब मैं आपको क्या करूँगा, ये ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर डालने वाले बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको बुक में अलग अलग तरह की वीडियोज़ में मिल सकते हैं, और किसी भी एक टॉपिक के ऊपर 15 20 25 कितने भी स्पेशल केसेस बना लो, बनाने वाला चाहिए, बंदे के पास टाइम चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी करने की इच्छा चाहिए, बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। लेकिन वो सारे केसेस हमें एग्जाम में याद नहीं रखने होते, अपने एग्जाम की नेचर से डिसाइड होता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर अगर हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, तो जो मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई उसके अलावा 2 चीज़ें और बताऊंगा, दैट्स इट, दैट इज मोर देन एनफ। अदरवाइज याद करने के लिए बहुत मटेरियल है। ठीक है भाई, तो ये मैं जो भी आपको चीज़ें बताता हूँ ना कि याद करने के लिए बहुत मटेरियल है, बहुत रिजल्ट है, नए क्वेश्चन कितने भी बनाए जा सकते हैं, इसको उस वक्त इस्तेमाल किया करो। मैं ये चीज़ें क्यों बताता हूँ? मैं इसलिए नहीं बताता कि मेरे को शरीफ मान लो, मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो, और कल को कोई इरेलेवेंट चीज़ दिखे तो आपके दिमाग पर असर ना डाल पाए। कोई इरेलेवेंट चीज़ दिखे तो आप अपने मन को ये समझा पाओ कि भाई इरेलेवेंट चीज़ें करने बैठे तो बहुत हैं, हमारे सिलेबस से कहीं ज़्यादा। अगर दुनिया में इतना मैथ है तो एसएससी का मैथ इतना सा है, हवा में नहीं आना बिल्कुल भी कि पूरा मैथ पढ़ डालें। हाँ भाई, ना ना, सिर्फ इतना पढ़ लो एक बार, फिर पढ़ना ही है तो फिर बाकी का पढ़ लो। ठीक है, तो कभी भी कोई भी इररिलेवेंट क्वेश्चन दिखे तो उससे अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। इतने भी इररिलेवेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं इतनी मोटी किताब बनाकर दूंगा फिर भी इररिलेवेंट क्वेश्चन बच जाएंगे। तो हमने रिलेवेंट पढ़ना है, जॉब लेनी है, जॉब एक बार ले ली फिर आप कुछ करो मेरी तरफ से। ठीक है, तो देखो भाई, तो यहाँ पर एक स्पेशल केस आपको बताऊंगा, उससे पहले नॉर्मल तरीके से इसको करते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड AC such that AF is equal to 11, EC is equal to 13. There are 2 points G and D on side AB and BC respectively. Find the area of the square DEFG. तो उसने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ऐसे उसने स्क्वायर जो है वो इंस्क्राइब कर दिया। तो मैंने आपको क्या बताया है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर वो स्क्वायर डालता है तो सिमिलरिटी से हमेशा काम चल जाएगा, सिमिलरिटी से आप हमेशा क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने बेसिक फॉर्मूला जो है वो कर लिया कि साइड इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। सिमिलरिटी से हमेशा कर सकते थे, लेकिन ये हमने याद कर लिया। 2 रिजल्ट और याद करवाऊंगा। हाँ, इसको पहले सिमिलरिटी से करके देखेंगे। चलिए जी, करके देखते हैं इसका एरिया। तो अगर ये वाला एंगल मैंने ए मान लिया तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बड़ी ट्रायंगल के अंदर देखो ए डैश, ये 90 है, इन दोनों का सम 90 है, तो मैंने ए मान लिया और इसको 90 - a को मैंने ए डैश लिख दिया।
ठीक है, थोड़ा सा कंजूस हूँ मैं, ज़्यादा लिखना नहीं चाहता, पेन की इंक खराब खत्म हो जाएगी। तो अब स्क्वायर है तो ये 90 का है, ये भी 90 का है, ये 90 है तो ये भी 90 है, अगर ये 90 है तो ये भी ए डैश हो गया। जी हाँ सर, ये 90 है तो ये भी ए हो गया, ये ए डैश है तो ये ए हो गया। ठीक है, तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों क्या हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या हैं, ए डैश 90, ए डैश 90। ठीक है सर, स्क्वायर की साइड को मैंने मान लिया x, स्क्वायर की साइड को मैंने मान लिया है जी x। ठीक है, तो देखते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वेट कर पाएंगे कि नहीं, देखते हैं। देखो ए डैश के सामने x है और a के सामने 11 है। ठीक है, ए डैश के सामने 13 है और a के सामने x है। लिख सकते हैं हम a और a डैश के सामने जो भी है मैं उसको इक्वेट कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल में देखो a के सामने क्या है, 11। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं डायरेक्टली। इस ट्रायंगल में a के सामने क्या है, 11, इस ट्रायंगल में a के सामने क्या है, x, तो 11/x इज इक्वल टू, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वेट कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल में a डैश के सामने क्या है, x, इस ट्रायंगल में a डैश के सामने है 13, तो मैंने कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया। जब x उधर जाएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 11 × 13, 143। x स्क्वायर क्या है, स्क्वायर का एरिया, वही है 143। तो डायरेक्टली अगर कोई रिजल्ट याद करना चाहे तो इन दोनों की गुणा भी कर सकता है, यही बोल रहा था मैं, स्पेशल रिजल्ट। या फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ऐसे हम निकाल सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद याद रह जाए रिजल्ट तो गुणा कर दो, बता दो। नहीं हो तो आपको पता होना चाहिए कि 2 स्टेप में आंसर निकल सकता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी एक रिजल्ट बताऊंगा और इसको करके भी दिखाऊंगा बेसिक से कैसे हो सकता है, एक बार ट्राई करो। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इसे राइट एंगल ट्रायंगल बी डी एफ एक स्क्वायर है, इसके अंदर ए ई जो है वो 15 है, ए ई 15 है, पूरा ए सी 35 है, तो 35 में से 15 गया, ये हो गया 20। ओके जी, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर बी डी ई एफ का एरिया क्या होएगा? तो पहले रिजल्ट ही आपको करवा देता हूं, फिर दूसरे तरीके से करवाऊंगा। जब भी ऐसा केस हो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इस तरीके से स्क्वायर डाल रखा हो, ना कि इस तरीके से। इस तरीके में तो एरिया इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। सर अगर साइड पूछ ली तो एरिया का स्क्वायर रूट कर देना। ठीक है, हाँ, इस केस में जब ऐसे स्क्वायर डाल रखा हो तो इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, ए ई और ई सी का क्या रेशियो है, 5 × 15, 5 चौके 20, 3:4। उसी रेशियो में ट्रायंगल की दोनों साइड्स होती हैं। इसको भी हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद करवा रहा हूँ। जिस रेशियो में ये दोनों होती हैं उसी रेशियो में स्क्वायर की साइड होती हैं। तो 3, 4, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, 5, राइट एंगल ट्रायंगल है। 3, 4, 5 वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जी हाँ, 5 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 और 20 35, 5 का 7 गुना, तो 3 का 7 गुना क्या हो जाएगा, 21। ठीक है, यहाँ पर 35 है तो 4 का 7 गुना क्या हो जाएगा, 28। उसने क्या पूछा है, स्क्वायर का क्षेत्रफल। अब तो इजीली बता देंगे, साइड, स्क्वायर की साइड क्या होती है, बेस इंटू हाइट, 28 × 21 अपॉन बेस प्लस हाइट, दैट इज 49। खत्म, साइड ये आ गई तो एरिया बता दोगे। 2 7 हैं, 7 × 21, 7 चौके 28, 4 × 12, 144। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर, अब इसको प्रूव करके, ठीक है भाई, प्रूव करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, अलग से स्लाइड ले लूँ? अलग से स्लाइड ले सकते हैं, ले लेते हैं, तो ले ही सकते हैं। इसको खींच के लाके देखते हैं। आजा भाई, आजा आजा, नहीं आएगा। हैंग तो नहीं हो जाएगी ये? ठीक है, तो मैं इसी फिगर को दूसरी जगह बना रहा हूँ। ये 15 और ये 20 बताया ना उसने। ठीक है जी, ये 15 है, ये 20 है। ठीक है, तो अब सिमिलरिटी यूज़ करेंगे। ठीक है जी, सिमिलरिटी यूज़ कर लेते हैं। देखो, अगर ये वाला एंगल, आप सिमिलरिटी भी यूज़ कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ कर सकते हो, हैं? ट्रिग्नोमेट्री भी सिमिलर ट्रायंगल में ही होगी, राइट एंगल ट्रायंगल जिनका एंगल सेम है, तभी साइन थीटा को इक्वेट कर पाएंगे, लेकिन सिमिलरिटी से हो ही जाएंगे सारे। ठीक है,
अगर ये वाला एंगल ए है, इसको मैं मान लिया ये है 90 स्क्वायर का, मानना क्या है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये हो गया 90। ये ए है तो ये ए डैश हो जाएगा। ठीक है सर, अगर ये ए है तो ये वाला ए डैश हो जाएगा। 90 माइनस ए को ए डैश लिख रहा हूँ, ये तो 90 है ही, तो ये ए है। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो ट्रायंगल नंबर 1 है इसको मैंने मान लिया है जी एक्स, स्क्वायर की साइड को मैंने मान लिया है एक्स, बिकॉज स्क्वायर की साइड निकालनी है। अगर एरिया निकालना है तो एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो अब मुझे इनको कंपेयर करना पड़ेगा। अब देखो ज़रा ध्यान से मेरी बात को सुनो, यहाँ पर ए के सामने वाला गिवन है और 90 के सामने वाला गिवन है। ठीक है, यहाँ पर ए डैश के सामने वाला गिवन है और 90 के सामने वाला गिवन है। आप जब भी रेशियो इक्वेट करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का ही करोगे ना। अगर इसकी 90 के सामने वाली लोगे तो इसकी भी 90 के सामने वाली लोगे, जायज़ है। इसकी ए के सामने वाली लोगे तो इसकी भी ए के सामने वाली साइड लोगे, सीधी बात है। तो 90 के सामने वाली साइड तो दोनों ट्रायंगल में गिवन है। यहाँ पर ए डैश के सामने वाली गिवन है, यहाँ पर ए के सामने वाली गिवन है। तो या तो इसके अंदर ये निकाल लो या इसके अंदर ये निकाल लो। कैसे सर, पाइथागोरस से निकाल दूँ या यहाँ निकाल लो या यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसकी लंबाई निकाल देता हूँ, अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये वाली साइड आ गई जी हाँ। अब मैं इक्वेट कर दूंगा। इसके अंदर ए के सामने क्या है, ये है सर। ठीक है, दूसरी ट्रायंगल में ए के सामने क्या है, एक्स है सर। ओके जी। इस ट्रायंगल में 90 के सामने क्या है, 15 है मेरे भाई। उस ट्रायंगल में 90 के सामने क्या है, 20 है मेरे भाई। बस खत्म बात। एक्स में ही है ना इक्वेशन, अभी सोल्व हो जाएगी, क्या ही दिक्कत है। तो 5 दिए, 5 चौके। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर ताकि ये कट जाए, अंडर रूट जो है वो कट जाए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं 4 से इधर, या फिर ऐसे भी काम चला रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, क्यों ज़्यादा दिमाग लगाया। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया, ये 16 बन गया। 16 इंटू दिस, तो 16 इंटू 2 2 5 माइनस 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 एक्स स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट 16 उधर चला गया, 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2 2 5, 25 से काटूंगा, 25 ने में 225, 16 निम में 144, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। यही पूछा था। ठीक है, एक बार देख लो अगर देखना है तो समझ में बात आ गई। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सिमिलरिटी से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। कुछ बहुत कुछ मेरे को बड़ा करना पड़ रहा है सिमिलरिटी में, नहीं कुछ याद रखना पड़ रहा है मेरे को कि ये याद रखो, नहीं कोरस्पॉन्डिंग एंगल के सामने वाली साइड है उन्हीं का रेशियो ले रहा हूँ बस। इतना तो सिमिलरिटी में भाई बेसिक ही है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना है। अब ये भी याद नहीं रखोगे तो क्या रखोगे, क्लियर है। तो सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस रखोगे, यही बहुत है। यही डरने से बचाएगा आपको, मिसगाइड होने से बचाएगा कि रिलेवेंट पढ़ना है, और बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम कर जाएंगे बेड़ा पार। B1 ये 2016 टियर 2 का इक्वेशन है। B1 इज ए पॉइंट ऑन द साइड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल वगैरह तो नहीं है ना, बाद में बताता है कई बार, वहाँ पर राइट एंगल था, दिमाग खराब कर देता है, सबका दिमाग खराब होता है। अगर मैं आगे ना पढ़ूँ, आगे इसने राइट एंगल बता दिया। कई बार सर्कल के क्वेश्चन में करता है ना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS है, सब कुछ बता देगा, फिर एंड में बोलेगा PQ इज डायमीटर, पहले नहीं बता सकता था। B1 इज ए पॉइंट ऑन साइड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पर एक पॉइंट है जी B1। B1B इज जॉइंड, B1B को हमने ज्वाइन कर दिया। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू A पैरेलल टू B1B। A से एक लाइन ड्रॉ की जो कि B1B के पैरेलल है। ठीक है जी। मीटिंग CB एट A, जब CB को हम एक्सटेंड करते हैं तो उसको ये मिल रही है A पर A1 डैश पर। मीटिंग थ्रू A पैरेलल टू B1B, मीटिंग CB एक्सटेंडेड लिखना चाहिए था इसको। ठीक है, चलो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, एंड अनदर लाइन इज ड्रॉन थ्रू C पैरेलल टू B1B। C से एक लाइन खींची इसके पैरेलल ऐसे। मीटिंग AB प्रोड्यूस्ड, जैसे प्रोड्यूस्ड लिखा है CB प्रोड्यूस्ड लिखना चाहिए था, उसने शायद लिखा होगा, टाइपिस्ट ने मिस कर दिया, एट C1। ठीक है, ये भी इसके पैरेलल है। ओके, देन विच ऑफ द रिजल्ट इज ट्रू। तो यहाँ पर हम इजीली प्रूव कर सकते हैं इस रिजल्ट को, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई भी एक लाइन है और उसके साथ में उसके पैरेलल एक लाइन है, ठीक है, तो वो कई बार क्या करता है, इन दोनों लाइनों के ऐसे सिर को
इसके सिर को इसके पैर से, इसके सिर को इसके पैर से, जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर एक लाइन खींचता है इन दोनों के पैरेलल। तो यहां पर क्या है मेरे भाई, एक रिजल्ट हम प्रूव कर सकते हैं इजीली, 1/EF इज इक्वल टू 1/AB प्लस 1/DC। बीच वाले का रेसिप्रोकल इन बाकी दो के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। ठीक है, इसी जैसा एक और रिजल्ट जस्ट याद कराने के लिए याद करवा रहा हूं। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब हम राइट एंगुलर वर्टेक्स से ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो यहां पर भी एक रिजल्ट बनता है मेरे दोस्त। जो ये बीच वाली लाइन है AD, 3 लाइनें यहाँ पर AD AB AC, तो 1/AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/AC का स्क्वायर। ऐसा ही एक तीसरा रिजल्ट भी है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, उसमें अंडर रूट होगा, सर्कल होंगे तब करवाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 3 लाइनें हैं पैरेलल, यहाँ से उसको मिला है, यहाँ से इसको मिला है, जहाँ पर ये मिली वहाँ से ये लाइन खींचती। तो यहाँ पर क्या है, 1/PB1 इज इक्वल टू 1/AA1 प्लस 1/CC1। ये पेपर मैंने दिया था, ये जो पेपर था इसमें आए थे मेरे 193 आउट ऑफ 200। क्वेश्चन मेरे को सारे के सारे आते थे 100, एक क्वेश्चन मेरे से निकला नहीं, पता नहीं क्यों निकला। घर पे आया देखा तुरंत, मतलब मेंटली निकल गया, और उस क्वेश्चन के ऊपर कम से कम 5 मिनट लगाई होंगी, और मैं कैलकुलेशन के अंदर सेम गलती कर रहा हूँ, सेम गलती कर रहा हूँ है। मतलब मैं भी ऐसे हो गया था यार, एक क्वेश्चन की वजह से मेरे को, अब 99 मैंने किए थे, उसमें से पता नहीं 3 या 4 क्वेश्चन गलत निकले थे, आप हिसाब लगा सकते हो, 93 आए थे। तो मेरे को वहाँ पर थोड़ी पता था वो गलत होंगे, मेरी नज़रों में तो मेरे 198 हैं, मैं कहा 200 आ जाएंगे, आते वो भी थे। सिल्ली मिस्टेक, जस्ट सिल्ली मिस्टेक। एक तो ऐसा गलत हुआ था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू शायद -2, ये क्वेश्चन था, तो x की वैल्यू -1 है, इसकी इवन पावर थी या ओड पावर थी, मैं मतलब ये साइन कंसिडर करना जल्दबाजी में मैंने गलत कर लिया, तो ये 3-4 सिली मिस्टेक होगी तो 193 हो गए। तो उस वक्त मेरे को स्पेशल केस मतलब याद नहीं था, याद भी था मेरे को वहाँ पर अप्लाई करना नहीं आया, आप ये बोल सकते हो। टीचिंग में तो मैं नया नया था, तो मैंने वहाँ पर प्रूव किया था इसको बैठ के, आपको प्रूव नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो देख लो, इसको प्रूव किया बैठ के, फिर भी इतने आगे। तो इतना टाइम होता है कि अगर हम अच्छे से पढ़कर गए हैं तो जो क्वेश्चन लंबे हैं उनको भी हम दे पाए, इतना टाइम होता है भाई। बस इतना नहीं होता कि जो मॉडरेट क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, उसमें भी टाइम लो और फिर नया क्वेश्चन भी निकालो, नहीं, जो बार बार आ रहे हैं उनमें एक्सपर्ट बन के जाओ। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो। इन ट्रायंगल ABC, AC इज इक्वल टू 8.4, BC इज 30। ठीक है, देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, AC इज 8.4, ठीक है जी, BC इज 14, P is a point on AB, thus that CP is 11.2 and ACP is angle B। ACP ये वाला एंगल जो है ये एंगल B के बराबर है। तो अब आप समझे कौन सा क्वेश्चन है। जैसे इतने से ही मैं रिकॉग्नाइज कर गया, जैसे ही उसने ये बताया। तो हमारे बेसिक्स इतने स्ट्रांग हों, बार बार जब आप चीज़ों को रिपीट करोगे, जिस स्ट्रक्चर्ड वे में मैं करवा रहा हूँ, तो रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि अच्छा देखो अपने पास 2 ट्रायंगल हैं, एक तो ये वाली और एक पूरी बड़ी वाली। इसमें उसने एक एंगल इक्वल दे दिया, दूसरा एंगल इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ऐसा है जो कॉमन है, बड़ी वाली में भी है और इस छोटी वाली में भी है। छोटी वाली मैं बोल रहा हूँ ACP, उसने ट्रायंगल ACP के इस एंगल को पूरी बड़ी ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर दिया। तो मैंने क्या बताया था, वो क्या करता है, एक एंगल तो वो कॉमन दे देगा और एक और एंगल को इक्वल बता देगा। 2 एंगल इक्वल होते ही तीसरा तो इक्वल हो ही जाएगा, तो ट्रायंगल हो जाती हैं सिमिलर। बस उसको पहचानना है, अच्छे से बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं हम कंसेप्ट नोट्स का, इसको तुरंत 2 सेकंड में पहचान जाएंगे, डायग्राम बनाती हम कर देंगे। जो बंदा बार बार रिवीजन नहीं कर रहा, क्वेश्चन इजी है, सिमिलरिटी पर है, उसको पता ही लगना है 1.5 मिनट के बाद क्या अच्छा ये तो ऐसे होएगा, वो भी प्रूव करके। तो इसलिए जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ बहुत सोच समझ के, बहुत एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, और एक और बात ऑनेस्टली बताऊँ कि फाइनेंशियली मैं बहुत स्टेबल फील कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया अपनी अर्निंग है, बहुत सारे बच्चे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, हैं? और दूसरी चीज़,
मैं खुद के साथ नहीं रह पाऊंगा कि अगर मैं किसी को झूठ बोलूंगा तो मैं खुद के साथ नहीं रह पाऊंगा। मान लो मैंने झूठ बोल दिया, किसी भी लालच में किसी को मिसगाइड कर दिया, उसकी ज़िंदगी का टाइम खराब कर दिया, तो खुद आप देखो, अगर बंदा थोड़ा भी ईमानदार, उसको ये लगेगा कि मतलब हद है भाई साहब, ज़िंदगी को बेच रहा है तू। एक ज़िंदगी है, एक बार तू रहेगा, मतलब उसमें ये घिनौने काम, क्रिमिनल से कम नहीं है तू, पापी इंसान है तू। तो मैं उस प्रवृत्ति के साथ जी नहीं सकता। तो कुल मिलाकर सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ शानदार है, मेहनत करने में मैं विश्वास रख रहा हूँ, कितना भी मेरे को मेहनत करना पड़ जाए। तो मैं क्यों मिसगाइड करूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, जब बिना झूठ बोले, वैसे ही मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। दूसरा, मेरा वैसे ही काम चल रहा है, मान लो मैं भूखा मर रहा हूँ, मेरे को रोटी ही नहीं मिल रही, भूखा पड़ा हूँ, है कपड़े नहीं है, तो शायद मैं झूठ भी बोलूँ। अब मरता क्या ना कर रहा, झूठ भी बोलेगा बंदा। तो अपना काम बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, इतने बच्चे ट्रस्ट करते हैं, इतने बच्चे प्यार करते हैं, तो क्यों करें वो काम। वो हम पर ट्रस्ट करते हैं तो उसके ट्रस्ट का जवाब भी तो देना है ना, मेहनत से काम करके, वो जिम्मेवारी है। ठीक है, तो चलो अब लेट्स कम टू द टॉपिक। बहुत अपने मुंह तारीफ होगी भाई, ठीक है अब करो, बहुत होगी, एक लेक्चर में इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीपी, तो बीपी की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल सिमिलर होगी, एक लाइन दो लाइन खाली, तो सी ए पी इज सिमिलर टू, बड़ी वाली ट्रायंगल में देखो एक लाइन, कैसे देखेंगे, एक लाइन वाला एंगल, दो लाइन वाला एंगल, खाली वाला एंगल। अब बड़ी ट्रायंगल में एक लाइन वाला वर्टेक्स क्या है बी, दो लाइन वाला ए, और खाली वाला तीसरा मतलब जो भी बच गया वो सी। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो सी ए क्या है, सी ए 8.4 बटे में उस वाले ट्रायंगल की बी ए क्या है भाई, बी ए मुझे पता नहीं, ठीक है, इस इक्वल टू इस वाली ट्रायंगल की ए पी क्या है मुझे पता नहीं, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की ए सी क्या है 8.4, ठीक है, इस इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल की सी पी क्या है 11.2, ओके, और इस वाले ट्रायंगल की बी सी क्या है 14। तो कभी कभी हो सकता है वो आपसे ए पी पूछ ले, तो सिर्फ ये वाली रिलेशन यूज करके उत्तर दे दोगे। कभी कभी आपसे वो बी ए पूछ ले, तो ये वाली इसको इससे इक्वेट करके उत्तर दे दोगे। कभी कभी सारी यूज हो जाती हैं, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है बीपी, तो उसने बीपी पूछ लिया, तो देखो आप बी ए निकाल सकते हो, जी हाँ ये पूरा निकाल सकते हैं, आप ए पी निकाल सकते हो, जी हाँ ये निकाल सकते हैं, तो बीपी तो निकाल देंगे, उसके लिए दोनों निकालनी पड़ेंगी, तो ठीक है भाई दोनों निकाल देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो ए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए पी की वैल्यू विल बी इक्वल टू, देख लो इधर 11.2 इंटू 8.4 बटे में 14, ये 8.4 ऊपर चला जाएगा, 2 के बाद पॉइंट आएगा 14 छिक्के 84 या 14 8 112, 8 चौके 32, 8 8 64 और 3 68, 6.72 ए पी इज इक्वल टू 6.72। ओके, नेक्स्ट मैं इन दोनों को कंपेयर करके बी ए निकाल लूंगा, तो बी ए को मैं उधर ऊपर भेज रहा हूँ, 14 को इधर भेज रहे हैं, 14 इंटू 8.4 डिवाइडेड बाई 11.2, 14 छिक्के 84, 14 8 112, ठीक है, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 7 21 बटे 2 यानी कि 10.5, तो 10.5 माइनस 6.72, 10 में से 2 गए 8, 14 में 7 गए 7, 9 में से 6 गए 3, 3.78, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है भाई। कंसिडर द ट्रायंगल ए बी सी शोन इन द फॉलोइंग फिगर वेयर बी सी इज इक्वल टू 12, बी सी जो है वो 12 है, ओके, सी डी इज इक्वल टू 6, सी डी जो है वो 6 है, एंड एंगल बी सी डी इज बी ए सी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू बी ए सी। ठीक है, तो दो ट्रायंगल हैं, एक तो ये छोटी वाली बी डी सी, ओके, एक बड़ी ट्रायंगल बी ए सी, इन दोनों के अंदर एक एक एंगल उसने इक्वल दे दिया, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल बी डी सी के अंदर आ रहा है लाल एंगल, बड़ी ट्रायंगल बी ए सी के अंदर आ रहा है लाल एंगल सी। ठीक है जी, तो करते हैं कंपेयर। छोटी वाली ट्रायंगल एक लाइन वाला दो लाइन वाला खाली, यानी कि सी बी डी इज सिमिलर टू बड़ी वाली ट्रायंगल एक लाइन वाला ए, दो लाइन वाला बी, और जो भी तीसरा बच गया सी।
ठीक है, अब करते हैं कंपेयर। तो सी बी, यहाँ पर क्या है, सी बी 12 बटे में ए बी मुझे नहीं पता, ठीक है जी, ए बी इज इक्वल टू बी डी दैट इज 9 बटे में बी सी दैट इज 12 इज इक्वल टू सी डी दैट इज 6 बटे में ए सी जो कि हमें नहीं पता। आपको ए सी पता चल जाएगा, जी हाँ। आपको ए बी पता चल जाएगा, जी हाँ। उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एडीसी का पेरीमीटर, बीडीसी का पेरीमीटर। एडीसी का पेरीमीटर भी आ जाएगा, ये दोनों पता चलते ही, और बीडीसी का भी आ जाएगा, बीडीसी का अपने पास है ही, देखते हैं जी। तो इन दोनों को इक्वेट करो भाई, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 का डबल 6 तो 4 का डबल 8, ए सी की वैल्यू 8। अब इधर आ जाओ, 3 का 4 गुना 12 तो 4 का 4 गुना 16, तो ए बी इज इक्वल टू 16, पूरा ए बी 16 है तो ये हो गया 7, 9 और 7 16, और ए सी इज इक्वल टू 8, ठीक है। ए डी सी का पेरीमीटर बटे में बी डी सी का पेरीमीटर, तो ए डी सी 8 और 7 15 और 6 21 बटे में 9 और 6 15 और 12 27, 3 7 21, 3 में 27, 7:9। नेक्स्ट ट्राई करो इस क्वेश्चन को। इन ट्रायंगल ए बी सी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी कट बी सी एट डी, ठीक है, एंड मीट द सर्कम सर्कल ऑफ ए बी सी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आजकल आ रहे हैं, देखो क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, बी ए सी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो बी सी को तो डी पर काट रहा है, और ट्रायंगल ए बी सी के सरकम सर्कल पर जो इससे बाहर सर्कल है उसको ये मिल रहा है ई पर। ओके, इफ ए बी इज टू ए डी इज 3:5, ए बी इज टू ए डी यानी कि ये 3:5 है, ये अगर 3A है तो ये 5A है, ठीक है। देन फाइंड ए ई इज टू ए सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पहले एक बार, पता नहीं 2012-13 में एक बार एसएससी में आया था, और उसके बाद रिसेंट अभी ये काफ़ी बार आया है। पहले 1-2 बार ही आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, अभी रिसेंट ये काफ़ी आए। तो इसको आप कैसे कर पाओगे, बहुत ही ईजी है। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, आपने इसके अंदर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है बस, या तो बी से ई को मिला दो या ई से सी को मिला दो, बस। सर इसको मिला भी, किसी को भी मिला दो, क्वेश्चन निकल जाएगा एक ही तरीके से। अगर आपने इसको ऐसे मिलाया है तो जो नया एंगल मिला है यहाँ पर थीटा, इसको इसके साथ आप को इक्वेट करना है बस। क्यों? क्योंकि सेम आर्क द्वारा बनाए गए एंगल इक्वल होते हैं सर्कल के अंदर, पता है ना, सेम आर्क द्वारा बनाए गए एंगल, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब क्या होगा, ये उसने एंगल बाइसेक्टर दे दिया, तो अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x है, उसने इसीलिए एंगल बाइसेक्टर दिया है। तो ये जो ट्रायंगल है x थीटा और तीसरा एंगल है, और ये जो ट्रायंगल है x थीटा और तीसरा एंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करोगे उत्तर आ जाए। इस तरह के क्वेश्चन ये आ रहे हैं। तो जहाँ पर याद करने लायक चीज़ें हैं वो कैसे करनी है, क्यों करनी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो कर लें अब। तो x थीटा x और तीसरे वाला एंगल तो थीटा, यानी कि ई ए बी, ट्रायंगल ई ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल थीटा x और खाली वाला कर रहा हूँ ना, हाँ, तो थीटा x और खाली वाला सी ए डी, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे उसी से बात बन जाएगी, ई ए या फिर ए ई बोल दें इसको, ई ए बटे में सी ए इक्वल टू ए बी बटे में ए डी इक्वल टू ई बी बटे में सी डी, ठीक है। यहीं से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। उसने क्या पूछा है, ए ई इज टू ए सी बताओ, तो ए ई इज टू ए सी, देखो ए ई इज टू ए सी, यही तो है ए ई इज टू ए सी, और उसने इसमें से एक फिर दिया होगा। उसने क्या दे रखा है, ए बी इज टू ए डी, ए बी इज टू ए डी, उसने इसकी वैल्यू दे रखी है 3:5, तो ये भी 3:5। अब ऐसे कई बच्चे बोलेंगे अच्छा सर 3:5 है, 3:5 ही उत्तर आ रहा है, भाई 5:3 भी कर लेगा वो, इसको पलट लेगा, ऐसे रटना नहीं है, ठीक है। ये बताओ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी,
कट द साइड बी सी एट डी, इस बी सी को ये डी पर काट रहा है और सर्कम सर्कल को ई पर काट रहा है, ठीक है। इफ़ ए सी इज इक्वल टू 4, अगर ए सी जो है ये 4 है, ए डी जो है वो 5 है और डी ई जो है वो 3 है, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की लेंथ बताओ, इसकी लेंथ बताओ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, या तो इसको मिला लो या इसको मिला लो, उसी तरीके से क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। तो मैं एक बार इसको मिलाकर दिखा देता हूँ, फिर उसको। अगर मैं इसको ऐसे मिला रहा हूँ तो इस एंगल को थीटा, इस एंगल को थीटा बोल लूँगा। एंगल सबटेंड बाई सेम आर्क, आर्क सेम, ये एंगल बाइसेक्टर उसने बोल ही रखा है। अगर ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए है, ठीक है। तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएंगी। अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। तो आपको रटना नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है, इसको या इसको मिला दो, दिक्कत कोई नहीं है। अगर मैं इसको मिलाऊंगा ऐसे, तो ये वाला जो मैंने नया एंगल सरकमफ्रेंस पर क्रिएट किया है, ये वाला एंगल, इसको किसी के साथ इक्वेट करना है बस आपको। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो ये देखो, ए थीटा और तीसरा एंगल है, ए थीटा और तीसरा एंगल है। तो ये जो बड़ी ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर हैं, ये बड़ी और ये छोटी। कैसे भी कर लो क्वेश्चन, दोनों तरीके से होंगे, ठीक है। तो करें, तो ए थीटा तीसरा एंगल यानी कि ए बी डी इज सिमिलर टू ए थीटा तीसरा एंगल ए ई सी। तो करते हैं जी। तो उसने ए बी पूछा है, तो ए बी जो उसने पूछा है बटे में ए ई पता है क्या हमें? हाँ जी सर पता है, 5 10 3 8, ठीक है। बी डी मुझे पता है, नहीं पता तो इस वाले को मैं नहीं लूँगा। मतलब मैं कैसे करता हूँ क्वेश्चन को, अब ऐसे बता रहा हूँ। बी डी तो नहीं पता, नहीं। तो ए डी पता है क्या? ए डी, हाँ जी सर ए डी पता है, 5 बटे में ए सी। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो देता है, वो उसकी जिम्मेदारी है। 4 का डबल 5 का डबल 10, 10 इज द आंसर। डन डनाडन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट पी, ठीक है भाई। The diagonals of a cyclic quadrilateral ABCD intersect at P. And the area of triangle APB is 24 square centimeter. APB का एरिया, APB इसका एरिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। इफ़ AB इज इक्वल टू 8, अगर AB जो है ये 8 है एंड CD इज़ 5 और CD जो है ये 5 है, ठीक है। दूसरे रंग में लिख लेते हैं इनको, ये 5 है, ये 8 है, ठीक है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD? तो ट्रायंगल CPD का एरिया क्या होगा? तो सोचो मैंने ऐसा कुछ करवा रखा है क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गई है, एक तो मैंने ट्रेपेजियम का करवाया है। इसमें क्या लगा सकते हो, मतलब सर्कल के अंदर अंदर ही लाइनें हैं, कोड्स इंटरसेक्टिंग कोड्स सिमिलर ट्रायंगल बनाती हैं, बताया था कि नहीं? इंटरसेक्टिंग कोड्स हैं ये, AC और BD कोड हो गई ना, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। मैंने क्या बताया था, जब भी सर्कल के अंदर कोड इंटरसेक्ट करें तो आमने सामने वाली जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होती हैं। ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। तो इस ट्रायंगल की साइड अगर 5 है, इस ट्रायंगल की 8 है, तो साइड्स का रेशियो 5:8। तो एरिया का रेशियो क्या होएगा? एरिया का रेशियो होएगा, इसका एरिया 25 होएगा तो इसका 64 यूनिट की वैल्यू दे दी, 25 यूनिट की पूछ ली। 64 यूनिट की अगर 24 है तो 1 यूनिट की ये। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे करूंगा मैं इसको, बस खत्म, पता चल गया। अच्छा कोड्स हैं, आमने सामने वाली सिमिलर है। अब ये क्यों सिमिलर है? देखो, इस आर्क ने जो एंगल बनाया यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा। इस आर्क ने जो एंगल बनाया यहाँ पर ए, तो यहाँ पर भी ए। दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा भी सेम हो गया, ठीक है। क्लियर है? ओके। और यहाँ पर ये वाला एंगल ए है, यहाँ पर ये वाला एंगल ए है, तो DP बटे में AP इज इक्वल टू CP बटे में BP। क्योंकि इससे अलग जो मैंने ये वाली ट्रायंगल आपको बताई है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, जो डमरू वाला सीन बताया है, डमरू वाले में ये अगर थीटा है तो ये थीटा है, देखो ये थीटा है तो ये है, इसमें ये A है तो ये A है,
ऐसे दिस बटे दिस तो डमरू वाले में करते हैं, दिस बटे दिस इसमें करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको चीज़ें रटवा नहीं रखी ना, तुरंत 2 मिनट में निकाल सकते हो ना। इंटरसेक्टिंग कोड्स याद है बस, डमरू याद है बस, उसके बाद और कुछ याद नहीं रखना, 2 मिनट में निकलाएगा जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा भाई 8 × 24, 8 × 8 = 64, 25 × 75 बटे 8, 9.375। ठीक है, नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर ABCDEFGH ये सारे पैरेलल हैं। तो मैंने क्या बताया था, इक्वल इंटरसेप्ट्स वाला कंसेप्ट, कि अगर लाइनें ऐसे पैरेलल हों तो यहाँ पर इसका और इसका जो रेशियो होएगा वही इसका होएगा, वही इसका होएगा। लाइनों को कैसे भी खींच लो वही इसका होएगा। तो ये जिस रेशियो में बट रही हैं उसी रेशियो में इनकी लंबाइयाँ होंगी। तो BH उसने बता दिया है 100। ठीक है, यहाँ पर ये किस रेशियो में है, 5:3:4, 5 और 3 8 और 4 12, पूरी 12 यूनिट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DF, तो 3 यूनिट को क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेशियो तो यही है 5:3:4, तो 3/12 ये हमने देखना है। ठीक है, तो 1/4 25, आंसर विल बी 25। अगर ये 12 की जगह 100 है, 12 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, क्लियर है। अगर ये यूज़ होएगा तो अब पता नहीं इसको क्या लैडर थ्योरम, और एक और बात मैं आपको थ्योरम्स के नाम नहीं बता रहा ना, फलाना थ्योरम ढिमकाना थ्योरम, जैसे पाइथागोरस का नाम बता दिया, अपोलोनियस का बता दूंगा, जब तक ज़रूरत नहीं है मैं आपको थ्योरम के नाम नहीं बता रहा। तो कल को कोई आपको बोल दे थेल्स थ्योरम, लैडर थ्योरम, फलाना थ्योरम, दकड़ा थ्योरम, तो उनसे डरना मत प्लीज़। जहाँ पर नाम बताने की ज़रूरत है मैं बता दूंगा, नाम पता होने से कुछ नहीं होता, वो यूज़ करना आना चाहिए ना। मान लो मेरे पास एक पिस्टल है, मेरे को नाम पता है कि ये क्या है और यूज़ करनी नहीं आती, क्या फ़ायदा। ठीक है, नेक्स्ट। तो वीडियो अभी हो गई भाई 1 घंटे की, तो कम से कम हम अगली वीडियो के लिए ये कंसेप्ट तो करें। अगला कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो, तो ट्रायंगल के अंदर कुछ सीवियंस होती हैं। सीवियंस क्या होती हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, तो पॉइंट A से अगर मैं कोई भी लाइन खींचकर सामने वाले पर ऐसे मिला दूं तो इसको मैं बोलूँगा सीवियन। क्यों बोलूँगा, क्योंकि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सीवा, CEVA, सीवा। उसका सरनेम था या एक्चुअल नाम था फर्क ही नहीं पड़ता, सीवा उस बंदे का नाम था। उसने इन लाइंस के रिगार्डिंग कई सारे थ्योरम दिए थे, तो इन लाइनों को सीवियन बोलने लगे। अब ये चाहे आप कहीं पर भी मिला दो, ये सारी सीवियन है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट सीवियन होती है। इंपॉर्टेंट सीवियन कौन सी, वो वाली लाइन जिनकी कुछ खास प्रॉपर्टी हो, कि मान लो सामने वाले पर वो 90 डिग्री बना रही है, तो एक खास लाइन है ना, सारी थोड़ी ना 90 डिग्री बना रही है, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। कोई सामने वाले के मिड पॉइंट पर मिल रही है, उसको मीडियन बोलते हैं। कोई ऐसी लाइन है जो इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे रही है, उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सीवियंस हैं, वो हम करेंगे आगे। ठीक है, एक एक करके इन सबको करवाऊंगा। ये 4 इंपॉर्टेंट सीवियंस हैं, इनसे रिलेटेड सारे कंसेप्ट धीरे धीरे और सवाल सब कुछ होएगा। अब ध्यान से सुनो। ठीक है, इनसे रिलेटेड इतने सारे थ्योरम हैं फालतू के, उनसे नहीं डरना है। जितने भी काम के हैं सारे बता दूंगा एक एक करके। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले करते हैं मीडियन। मीडियन क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर ABC एक ऐसी लाइन किसी भी वर्टेक्स से जो खींची जाती है, जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिले, उसे मीडियन बोलते हैं या फिर माध्यिका बोलते हैं। जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिले, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है ये जो सीवियन है बाइसेक्ट्स दी अपोजिट साइड। जिस साइड पर ये जाती है उसको बाइसेक्ट करती है, 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, नेक्स्ट। किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सीवियन है, मान लो यहाँ पर मैंने मीडियन बोल दी, तो हर एक ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन हो सकती हैं, 3 एल्टीट्यूड हो सकती है। क्यों, क्योंकि इस वर्टेक्स से आ रही है, बाकी 2 वर्टेक्स भी हैं, उन बेचारों से भी लाओ। तो अगर मैं तीनों मीडियंस को ले आऊँ तो वो सारी की सारी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, यहाँ पर AD, इसको बोल देंगे BE, इसको बोल देंगे CF। ठीक है, तो AD BE CF जो 3 मीडियन है, तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। इसको प्रूव किया जा सकता है बट ज़रूरत नहीं है, दिल करे तो इंटरनेट पर देख लेना, मिल जाए वाई मीडियंस इंटरसेक्ट प्रूफ। ठीक है, अदरवाइज प्रूफ की ज़रूरत नहीं है।
तो ये तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम बोलते हैं जी सेंट्रोइड। सेंट्रोइड इंग्लिश में और हिंदी में केंद्रक। जहां पर दोनों लैंग्वेज की जरूरत होगी बताता रहूंगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ओके जी। नेक्स्ट, जो भी इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी है वही मैं सारी बताता रहूंगा। सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली जी से। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी सेंटर बोला जाता है इसको। ग्रेविटी सेंटर क्यों बोला जाता है? अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, मैं उसके सेंट्रोइड पर अगर पेन रख दूं तो वो बैलेंस हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास भी उसको बोल सकते हो। ग्रेविटी सेंटर इसलिए जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है मेरे भाई? तो इस जो सेंट्रोइड है वो इसको 2:1 रेशियो में बांटता है हर एक मीडियन को। तो 2 वाला जो पार्ट होता है वो वर्टेक्स के पास वाला होता है। मतलब ए जी की जो लंबाई है उससे आधी जी डी की लंबाई होगी। सिंपल। सी जी की जो लंबाई है उससे आधी जी एफ की लंबाई होगी। ठीक है। देन 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। लोकेशन, अब लोकेशन पूछी जाती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहाँ पर होगा है, जो भी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इन सेंटर कहाँ पर होगा है, ये सब कुछ पूछा जाता है। तो आपने क्या बताना है? तो हर एक का मैं आपको लोकेशन बताऊंगा। तो जो सेंट्रोइड है वो किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पर होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कहाँ पर होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ पर होता है। तो सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटी सेंटर हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल में कहाँ पर पेन रखूं कि बैलेंस हो जाए। तो कभी ऐसा हो सकता है कि ट्रायंगल यहाँ पर मैंने पेन हवा में रख दिया, बैलेंस हो गई? नहीं हो सकता ना। आप नोटबुक को ऐसे तो नहीं घुमा सकते ना। नोटबुक वहाँ पड़ी है, आप हवा में ऐसे कर रहे हो, वो वहाँ पर घूम रही है, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा चीज़ के अंदर ही होएगा। तो दिस इज ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है, ग्रेविटी सेंटर है। क्लियर है, समझ में आ गई? हर एक पॉइंट के मैं आपको लोकेशन बताऊंगा। कभी कभी कुछ सेंटर्स जो वो बाहर होते हैं, क्यों होते हैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट, जो मीडियंस हैं उसकी एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? मैंने आपको एक बात बताई कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक सीवियन खींच रहे हो, जिस रेशियो में वो सामने वाली साइड को डिवाइड करेगी उसी रेशियो में वो इन दोनों पार्ट्स के एरिया को डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर मीडियन सामने वाली साइड को 1:1 रेशियो में डिवाइड करती है, तो एरिया को भी 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। तो कोई भी मीडियन किसी भी ट्रायंगल के एरिया को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। अगर मैं सारी मीडियंस खींच दूं, मैं यहाँ पर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर मैं सारी मीडियंस खींच दूं, मैं प्रूव नहीं करूंगा तो इन सारे इलाकों का एरिया सेम है। मैं ये चीज़ें प्रूव नहीं करूंगा भाई, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, अभी आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ऐसे ही ये सेंट्रोइड है। अब देखो, अगर मैं इसको मिटा दूं तो 1+1 इसका एरिया 2। अगर मैं इसको मिटा दूं 1+1 इस हिस्से का एरिया 2। अगर मैं इसको मिटा दूं तो 1+1 इस हिस्से का एरिया 2। ठीक है। तो इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इन तीनों हिस्सों का एरिया बराबर है। तो अगर आप सेंट्रोइड से ऐसे वर्टेक्स को मिलाओगे तो ये एरियाज बराबर होंगे। ऐसे ही अगर आप सेंट्रोइड से मिड पॉइंट्स को मिला दोगे तो यहाँ पर भी हुआ क्या था, यहाँ पर भी मैंने दोनों दो एरिया ले लिए थे। इसमें भी 2 एरिया आ रहे हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2। यहाँ पर भी ऐसा ही है। पूरी मीडियन खींचने पर ये 2 एरिया हैं, पूरी मीडियन खींचने पर ये 2 एरिया हैं, पूरी मीडियन खींचने पर ये 2 एरिया हैं। तो इन तीनों हिस्सों का एरिया भी यहाँ पर आ जाता है। वो इन तीनों हिस्सों का एरिया भी बराबर होएगा 1, 1, 1। और यहाँ पर 1, 1, ये साइड्स भी बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? इतना सिर्फ आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद बहुत सारे केसेस क्रिएट किए जा सकते हैं, वो हम इजीली कर लेंगे। हाँ, एक ये चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है, अगर मैं ऐसे मिड पॉइंट्स को मिला दूं तो ये जो 4 हिस्से बन रहे हैं इनका एरिया भी बराबर होता है। तो ऐसा याद रखने से क्या होएगा, हम कई क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई? नेक्स्ट, अब देखो, ये मर्सिडीज वाला साइन याद है? ये मर्सिडीज वाला साइन याद है ना आपको? ये मर्सिडीज का साइन कुछ ऐसा ही होता है ना। तो ये जो मर्सिडीज वाला साइन बन रहा है, यहाँ पर मैंने किया क्या, ऐसे इनको डिवाइड किया। अब सेंट्रोइड तो बीच में ही है, उसको ऐसे मिला दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सेंट्रोइड है ना, ये अंदर वाली ट्रायंगल का भी सेंट्रोइड ही होता है। यही प्रूव नहीं करूंगा, अब आपको मेरी बातें माननी पड़ेंगी सिर्फ। ये अंदर वाली ट्रायंगल का भी सेंट्रोइड होता है। तो अगर इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 1 है, तो इसका एरिया भी 1 है। ये मैंने प्रूव किया है यहाँ पर। ठीक, क्लियर है जी?
और मैंने एक बात बताई है कि अंदर वाले ट्रायंगल का जितना एरिया है वही एरिया इन सब का है। तो अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया अगर 3 यूनिट है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो क्या सर हम इसको याद रखेंगे? नहीं प्यारे, मैंने भी याद नहीं रखा, मैं भी अभी आपके सामने ही निकाल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे को याद है अच्छे से, ठीक है। याद का मतलब ये नहीं है कि मतलब ऐसे रटी पड़ी है, ऐसे दिखाओगे कि अच्छा सेंट्रोइड है, ये मिड पॉइंट, हाँ भाई ये बराबर है सारे, इतना पता होना चाहिए। ये छोटी मोटी चीज़ें अगर निकालनी पड़े तो निकालने के लायक होनी चाहिए। कैसे? ये सारे मिड पॉइंट्स ही हैं, ये ऐसे उसने मिला दिए, मान लो बीच में भी ट्रायंगल बना दी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो आपको पता ही है ना, ये बीच में यही तो है, ये सारे एरियाज बराबर हैं, ठीक है। अब इस बीच वाली का जो एरिया है, ये इस बीच वाली का ये इन सब के बराबर होता है, जी हाँ। तो बीच वाले का एरिया कितना है? 6। तो ऊपर इसका भी एरिया 6 होएगा, तो 3 इसको दे दो, 3 इसको, इसका एरिया 1 है तो इसका 1, ऐसे ही 3 इसको दे दो, 3 इसको। तो क्या ये मैंने याद कर रखा, रट रखा है? नहीं मेरे भाई, मैं ये नहीं बोल रहा ये नहीं आ सकता टाइप से, जस्ट याद नहीं करना, रटने की जरूरत नहीं, इसका बर्डन नहीं लेना, ऑन द स्पॉट निकलाता है ये। जैसे ये देख लो, ये मैंने बता रखा है, ये वही वाला केस है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो बीच वाले का एरिया कितना निकला? 1 1 1 3, इसका 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको डबल कर लेता हूँ, क्योंकि 3 को मैंने 2 हिस्सों में बांटना है, 2 2 2 2 2 2, बीच वाले का एरिया है 6, तो ये 3, ये 3, क्योंकि इस पूरे का भी 6 होएगा, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3। तो इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप निकाल सकते हो विद इन सेकेंड्स, ज़रूरत पड़े तो, और कई बार ज़रूरत पड़ती है इनकी। नेक्स्ट, अब मैं आपको मीडियंस के स्पेशल केस करा दूँ भाई। देखो ज़रा, अपने पास 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। इन दोनों के कुछ रूल्स हैं, वो मैं रूल सीधे सीधे यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। 5bc², हालांकि ये चीज़ मैं आपको पहले करवा चुका हूँ एक अलग फॉर्म में, कोई नहीं यहाँ पर अलग फॉर्म में करवा देता हूँ। मैंने ये चीज़ आपको ऐसे करवाई थी ना, कि पाइथागोरस थ्योरम के बाद करवाई थी, कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप ऐसे कुछ भी लाइन खींच दो, कुछ भी AP, CQ, फ़र्क ही नहीं पड़ता मीडियन है क्या है, कुछ भी लाइन खींच दो। तो मैंने आपको बताया था कि AP² + CQ², 2 बीच वाले जो हैं ये बड़े वाला हाइपोटेन्यूज AC², एक तगड़ा बंदा टीम में और एक कमज़ोर बंदा, आया ध्यान, + PQ²। तो फिर मैंने बताया था कि अगर ये मिड पॉइंट पर हो तो स्पेशल केस बन जाता है, 1-2 चीज़ें और ट्रू हो जाती हैं, उन्हीं में से एक चीज़ यहाँ पर करवा रहा हूँ बस, अलग फॉर्म में। लेकिन अलग फॉर्म में करवा रहा हूँ क्योंकि ताकि ये आपको याद रहे इस फॉर्म में। देखो, जैसे इन दोनों फॉर्म्स में क्या है, इस ट्रायंगल की मैंने मीडियंस ड्रॉ की है, मैंने इस ट्रायंगल की भी मीडियंस ड्रॉ की है, आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी मीडियन बनाई है, यहाँ पर मीडियन बनाई है, यहाँ पर राइट एंगल साइड्स के बीच में है, यहाँ पर राइट एंगल मीडियंस के बीच में, यहाँ पर साइड्स परपेंडिकुलर हैं, यहाँ पर मीडियंस परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर भी एक चीज़, एक रिजल्ट है, यहाँ पर भी एक रिजल्ट है, दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, डायरेक्टली इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको और उसको कैसे रटना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है मेरे भाई। अभी देख लेते हैं एक बार वो रिजल्ट बता दूं, मैंने रटे हुए नहीं हैं, मैं आपके सामने मतलब याद करके लिख रहा हूं। देखो, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो ये मैं कैसे लिख पाया, देखो अभी मैं आपको ये रटवा देता हूँ। यहाँ पर भी 5bc² है, यहाँ पर भी 5bc²। आपने 5bc² नहीं रटना, आपने देखना है कि राइट एंगल के सामने ट्रायंगल की कौन सी साइड है, राइट एंगल के सामने ट्रायंगल की कौन सी साइड है। हो सकता है ना AB हो, PQ हो, RS हो, तो ऐसे नहीं रटते चीज़ों को ज्योमेट्री में, ABBC ऐसे नहीं रटते, उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से रटते हैं, ठीक है। कि 90 के सामने वाली साइड, 90 के सामने वाली साइड, क्लियर है ट्रायंगल की, ओके। तो 5bc² इसमें भी है, 5bc² इसमें भी है। यहाँ पर अगर राइट एंगल साइड्स के बीच में है तो मैंने लिखी है मीडियंस, जिनके भी बीच में राइट एंगल है उससे दूसरी चीज़ों के स्क्वायर का सम लिखा है। राइट एंगल साइड्स के बीच में है तो मैंने मीडियन CM² + PL²। यहाँ पर राइट एंगल अगर मीडियंस के बीच में है तो मैंने लिखी है साइड्स AB² + AC², ठीक है। मीडियंस रटने का तरीका बता रहा हूँ बस, मीडियंस बेचारी छोटी होती हैं साइड से, वाकई में भी छोटी होती हैं, सारी मीडियंस का सम सारी साइड्स के सम से छोटा होता है, क्योंकि मीडियन ऐसे बीच बीच में से जा रही है, साइड बड़ा रास्ता लेके जा रही है, तो मीडियंस छोटी हैं। तो जब आप मीडियंस लिख रहे हो
तो गुणा में 4 कर देना। वो बेचारी छोटी हैं, उनको सपोर्ट चाहिए इसके इक्वल होने के लिए, उनको सहारा चाहिए। तो मीडियंस को 4 गुणा करना है, ना कि साइड्स को। साइड्स अपने आप में बड़ी होती हैं मीडियन से, उनको सहारे की जरूरत नहीं है, वो 5bc² के साथ अकेली हो जाएंगी। मीडियंस को सहारे की जरूरत है, इनके साथ गुणा 4। तो रटने का तरीका है, प्रूफ इनको इजीली पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है 72 से कर सकते हैं, बट नो नीड डायरेक्ट रिजल्ट रट लो। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपोलोनियस थ्योरम, ये भी आता है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो अपोलोनियस थ्योरम क्या है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स और मीडियन, इनकी लेंथ में रिलेशन होती है। तीनों साइड्स की लेंथ और कोई भी मीडियन ले लो उस ट्रायंगल में, उनकी लेंथ में एक रिलेशन होती है, उसको अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं। मैं मान लेता हूं कि देखो, या फिर ऐसे ही लिख लेते हैं, AD जो है वो मीडियन है, मीडियन की लंबाई है m एंड BD = DC। तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स और जो मीडियन है उसकी लंबाई में एक रिलेशन होती है, उसे अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं। तो ये जो मीडियन जिन साइड्स के बीच में से आ रही है, मैं AB² + AC² करूंगा। मीडियन जिन साइड्स के बीच में से आ रही है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अब मैं क्या करूंगा, देखो ये दोनों साइड तो ले ली मैंने, आपको रिलेशन किन किन के बीच में बताई है, तीनों साइड्स, तो 2 साइड तो ले ली, तीसरी साइड अब मैं लूंगा तीसरी साइड। तो मैं पूरी तीसरी साइड की लंबाई नहीं लूंगा, तीसरी साइड को ऐसे बांटा गया ना, बस उसका एक टुकड़ा उठाऊंगा। BD उठा लो या CD उठा लो, क्या ही फर्क पैदा है जी, दोनों बराबर हैं। तो BD² प्लस मीडियन की लंबाई, मीडियन का स्क्वायर। तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स ले ली और मीडियन ले ली, इनकी लंबाई में एक रिलेशन होता है। तो मीडियन जिनके बीच में से आ रही है उन दोनों साइड्स की लंबाइयों के स्क्वायर का सम = ट्वाइस ऑफ, कोई भी एक टुकड़ा ले लो, प्लस मीडियन स्क्वायर। दिस इज अपोलोनियस थ्योरम। प्रूव किया जा सकता है बहुत ही इजीली, कोसाइन रूल का यूज़ होता है, पाइथागोरस का यूज़ करने की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस से भी किया जा सकता है, बट कोसाइन से हो जाता है। बट डजंट मैटर, एट द एंड ये रटना है, प्रूफ इंपॉर्टेंट होता तो बता देता। ठीक है, क्लियर है। देन मीडियंस के ऊपर कुछ रिजल्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल द मीडियंस इज लेस देन सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स। ट्रायंगल की साइड्स का सम करोगे तो साइड्स देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं, ठीक है, मीडियन बीच में से जा रही है, बेचारी छोटी सी है। देखो ये जो मीडियन है, ये इस साइड का क्या ही वो करेगी, इस साइड से क्या ही कंपैरिजन करेगी। अगर मैं इस साइड को बहुत ज़्यादा छोटी बना दूँ तो ये साइड बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो जो मीडियन से जो मैंने गुलाबी बनाई है, इनकी लंबाइयों का सम साइड की लंबाइयों से छोटा होता है। प्रूव कर सकते हैं, बट मैं आपको रटने का निमोनिक बताऊंगा। ठीक है भाई, सबके। तो मीडियंस बेचारी छोटी होती हैं, ऐसे मान सकते हो, साइड्स बड़ी होती हैं भाई, बाहर से घूम रही हैं, अपने आप बड़ी होंगी। मीडियंस बीच में से जा रही है छोटा रास्ता लेकर, तो सारी मीडियंस का सम सारी साइड्स के सम से छोटा होता है, याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं ये लाल ट्रायंगल, अगर ये जो लाल मीडियंस हैं इनको उठाकर एक ट्रायंगल बना दूं, तो बिकॉज मीडियंस छोटी हैं तो छोटी ट्रायंगल बनेगी, ये साइड्स वाली ट्रायंगल बड़ी है। ठीक है, मैंने इसकी मीडियंस उठाई और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दी, साइड्स उठाई और एक ट्रायंगल बना दी। तो मीडियंस के द्वारा जो बनाई गई ट्रायंगल है उससे 33.33% ज़्यादा एरिया होता है इस ट्रायंगल का। तो 33.33% ज़्यादा, यानी कि 1/3 मोर, यानी कि 4/3 टाइम्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई साइड्स इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई मीडियंस। तो ध्यान रखो, मीडियन से जो ट्रायंगल बनेगी उससे 1/3 ज़्यादा एरिया है, यानी कि 4/3 टाइम्स एरिया है एक्चुअल ट्रायंगल का। सर इस पे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, हैं क्लियर है? ओके, आए हैं, आते हैं। अब जो एरिया है, यहाँ पर हमने एरिया को कंपेयर किया, तो एरिया 2 डायमेंशन में है या सिंगल डायमेंशन में? एरिया तो 2 डायमेंशन में है, स्क्वायर में आता है एरिया, लंबाई सिर्फ एक लेंथ में आती है, 1 डायमेंशन में है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, साइड्स का स्क्वायर का सम, एरिया, रटने का तरीका बता रहा हूँ, प्रूव अलग तरीके से होगा। एरिया भी स्क्वायर में होता है, 2 डायमेंशन है, यहाँ पर भी स्क्वायर किया गया है, तो सेम रूल लग रहा है।
साइड्स जितनी भी ये साइड्स हैं इनके अगर स्क्वायर करोगे और उनको जोड़ोगे, और जितनी भी मीडियंस हैं उनके स्क्वायर करोगे और उनको जोड़ोगे, तो ये भी 4/3 है, वो एरिया भी 4/3 था, स्क्वायर करके जोड़ लो वो भी 4/3 है। एक ही डायमेंशन में चल रही हैं चीज़ें। जी हाँ सर। अब यहाँ पर फिर कई बच्चों को लगता है कि सम ऑफ साइड्स जो है वो भी बराबर होएगा 4/3 इंटू सम ऑफ मीडियंस के। नहीं, क्यों, मैं अभी बताता हूँ। देखो, मान लो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है 3 4 5 की, तो आप बोल सकते हो कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। लेकिन जब ऐसे सम किया जाता है और हम छोटी डायमेंशन में आते हैं, 5 3 प्लस 4, तो अब क्या है, 5 छोटा रह गया कि नहीं रह गया? 5 छोटा रह गया ना जब छोटी डायमेंशन में आए। तो स्क्वायर करने पर तो साइड्स उनका टक्कर ले लेती हैं 4/3 का, बट जब वो स्क्वायर आप उनसे छीनते हो, क्योंकि स्क्वायर करने पर बड़ा आदमी और बड़ा हो जाता है। 5 के पास आता है 5, 3 के पास 3, 4 के पास 4, तो स्क्वायर करने पर बड़ा आदमी और बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो सम ऑफ साइड्स अगर करोगे तो वो 4/3 इंटू सम ऑफ मीडियन से छोटा ही होता है। मेनली ये चीज़ यूज होएगी अगर होएगी तो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होते। ज़्यादा फ्रीक्वेंट तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं SSC के अंदर, ये मैंने देखी हैं CDS के अंदर, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होते, बट ये रिलेवेंट है। अब मीडियंस के ऊपर इसके अलावा बहुत सारे रिजल्ट है, अब सारे रटोगे तो दिमाग की दही हो जाएगी, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इंपॉर्टेंट वाले कौन से हैं बता दिए, याद करने की टेक्निक बता दी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस भी रगड़ दें, थोड़े से क्वेश्चन भी रगड़ देते हैं इस वीडियो के अंदर, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में कर लेंगे मीडियन के ना। देखो, 2 मीडियंस AD एंड BE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट G एट राइट एंगल्स। ठीक है भाई, 2 मीडियन हैं, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। 2 मीडियंस AD एंड BE, AD एंड BE, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। राइट एंगल पर दिख नहीं रही, बट मान लो भाई प्लीज एट G। इफ AD इज इक्वल टू 9, अगर AD 9 है, AD 9 है, तो ये 2 मीडियन जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही हैं वो सेंट्रोइड होगा, केंद्रक होगा। जी हाँ सर। तो केंद्रक 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। जी हाँ सर। तो अगर ये पूरी 9 है तो 6:3 हो जाएगा। जी हाँ। BE क्या है, 6 है, तो ये 4 and 2 हो जाएगा, 2:1, वर्टेक्स के पास वाला हिस्सा बड़ा। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है जिसकी साइड है 3 और 4। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ BC, तो BC की लंबाई बताओ। तो राइट एंगल ट्रायंगल है 3 4 5, ये 5 होएगा, ये भी 5 होएगा, BC की लंबाई 10। कभी कभी वो आपसे एरिया पूछ लेता है कि पूरी ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो इस ट्रायंगल की 2 साइड बता दी, इसका एरिया उसने आपको बता दिया एक हिसाब से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लोगे, उसका 6 गुना कर दोगे, पूरी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। क्योंकि आपको बताया है ना कि मीडियन 6 बराबर हिस्सों में बांटती हैं सारी मीडियंस मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट। और कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि भाई जो मैं HW देता हूँ उनमें फिगर के ऊपर ना लिखूँ, ऐसे लिखूँ, ये लिखूँ, वो लिखूँ, जो भी है। मतलब देखो भाई, मैं पूरी कोशिश करूँगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको याद रखने की, फिगर के ऊपर ना लिखूँ या जो भी आप और रिक्वायरमेंट बता रहे हैं। बट इतना सारा काम मैनेज करने में एक आधी चीज़ें भूल जाते हैं, तो उनको आप इग्नोर किया करो, मतलब उससे काम चला लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपका ना सिलेक्शन रुकेगा ना रैंक रुकेगी। मैं अपनी तरफ से मैं मना नहीं कर रहा, मैं पूरी कोशिश करूँगा, बट काम चला लिया करो भाई। ठीक है, एक आधे दिन, एक बार स्टार्टिंग में ये भी हुआ था, मैं नंबरिंग करना ही भूल गया। मैं चाहता हूँ करना, बट भूल गया तो भाई भूल गया, क्या करें, है ना। तो काम चला लिया करो, टेंशन मत लिया करो, बस कुल मिलाकर ये बात मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, इफ G बी सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर G सेंट्रोइड है, सच दैट AG इज इक्वल टू BC। अगर G सेंट्रोइड है तो ये बोल रहे हैं कि AG जो है वो BC के बराबर है। तो मैं मीडियन को आगे बढ़ा दूं, सपोज ये D है। ठीक है, तो इन्होंने बोला AG, तो AG अगर 2 है तो GD 1 होएगा। ठीक है, और AG BC के बराबर, तो ये पूरी लाइन भी 2 होएगी, बिकॉज ये मीडियन है तो 1 और 1। ऐसे केस में ये हमसे पूछते हैं एंगल BGC, तो ये हमेशा होएगा 90। क्यों, अभी प्रूव कर देता हूं, आगे से याद रखना है क्योंकि स्पेशल केस है। देखो, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये वाला एंगल अगर A है तो ये वाला भी A है, एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड। जी हाँ, इस ट्रायंगल में ये अगर B है तो यही B है, सेम कंसेप्ट। ठीक है, तो 2A + 2B, पूरी ट्रायंगल BGC के सारे एंगल्स का सम, 2A + 2B इज इक्वल टू 180।
देयर फॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 90। क्लियर है। आगे से आपने ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर ये 3 साइड बराबर हो तो ये 90 होएगा। क्यों होता है अभी बताऊँ, ये अभी मैंने प्रूव भी किया, लेकिन एक और तरीका बताऊँ इसका याद रखने का। भाई साहब किसी भी सर्कल के अंदर डायमीटर पर अगर आप ऐसे करोगे तो हमेशा 90 बनता है। जी हाँ सर, तो यहाँ से ऐसे खींचो, ये तीनों रेडियस है ना। हाँ जी सर, ये यहीं से लिया गया है ये केस। तो जब भी अगर कोई आपको ये बोल दे कि भाई ये 90 है और ये दोनों बराबर हैं, तो आप डायरेक्ट ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का, तो आप बोल सकते हो कि भाई ये भी 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो टोटल 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4, इन 4 में से 3 गायब करे तो चौथी अपने आप मान लेना। ठीक है, नेक्स्ट, इफ बी ई एंड सी एफ आर 2 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, क्या पूछा, ए ओ इज टू ओ जी, तो देखते हैं जो भी पूछा। बी ई एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ आर 2 मीडियंस, ठीक है, एंड जी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, जी इनका सेंट्रोइड है, केंद्रक है। सिमिलरली ओ इज इंटरसेक्टिंग, ओ इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ई एफ एंड ए जी, ई एफ और ए जी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ, ये ओ है। तो उसने हमसे पूछा है ए ओ इज टू ओ जी। ओके जी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप नोट्स के अंदर लिख लेना अभी ये जो मैं आपको बताऊंगा। देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मान लो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल, मान लो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये लाइन इसके पैरेलल है, छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सपोज फॉर एग्जांपल छोटी ट्रायंगल जो है यहाँ पर, इसकी लंबाई a है और इसकी लंबाई b है। सपोज रेशियो जो है वो a:b है, इस टुकड़े का और इस टुकड़े का, या फिर ऐसे भी छोड़ दो। मतलब मैं ज़्यादा लिखना नहीं चाह रहा यार, मैं बोल लूँगा आप उसी से समझ लेना प्लीज़, लिखने में बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस केस में। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि छोटी ट्रायंगल की लंबाई a है और बड़ी ट्रायंगल की लंबाई b है, a:b रेशियो है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी लाइन ड्रॉ करूँगा तो छोटी ट्रायंगल के हिस्से में जो आई वो a होगी और पूरी लाइन b होगी। कैसे भी किसी भी एंगल पर बना लो ऐसे, अगर ये सिमिलर है तो। सेम केस है अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मान लो ये 2 पैरेलल लाइन है और यहाँ पर ये सिमिलर ट्रायंगल फंस गई है, तो आप ये मान लो फॉर एग्जांपल छोटी ट्रायंगल की ये साइड a है, बड़ी ट्रायंगल की ये साइड b है, और ये डमरू वाला केस मान लिया हमने। तो यहाँ पर आप कोई भी लाइन ऐसे खींचोगे तो छोटी ट्रायंगल के हिस्से में जो लाइन आएगी और बड़ी ट्रायंगल के हिस्से में जो लाइन आएगी उसकी जो लेंथ है वो हमेशा a:b रेशियो में ही होएगी हमेशा, कैसे भी खींच लो। ठीक है, कुछ देसी अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ मैं चीज़ों को करने के लिए, एक बार प्रूव करके मैं रखता हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पर हमेशा उसने इसी को बोला तो इसी को सीधा ले लेते हैं। देखो ये मिड पॉइंट है, जी हाँ सर, ये मिड पॉइंट है, जी हाँ सर, तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होएगी, जी हाँ सर, तो इसका मतलब ये डमरू वाली फिगर बन गई, जी हाँ सर। तो बिकॉज ये पैरेलल है और बीच में क्रॉस है, डमरू बन गया। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगी, एफ ई जी और बी जी सी, जी हाँ। तो एफ ई जो है वो बी सी की हाफ है, अगर ये एफ ई 1 है तो बी सी जो है वो 2 है। ठीक है, तो ये 1 होएगा ओ जी और ये 2 होएगा, इसको अगर मैं बोल दूँ डी, जी डी, ये 2 होएगा, क्योंकि छोटी वाली ट्रायंगल की साइड 1 है तो बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड 2 है। तो आप चाहे इस लाइन को सीधा कर दो, अब भले ही ये मीडियन बने ना बने, इस केस में तो ये मीडियन बन रही है, इस केस में तो इस पॉइंट से जा रही है, मीडियन बन रही है, चाहे टेढ़ी लाइन भी कल को एग्जाम में खींचनी पड़ जाए सिमिलर ट्रायंगल में। ठीक है, काम की चीज़ बताई है मैंने आपको। अब देखो सेंट्रोइड के नीचे अगर लंबाई 2 यूनिट है तो सेंट्रोइड के ऊपर तो उसे डबल होएगी, वो 4 होएगी, 2:1 में बांटता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के नीचे अगर 1 है तो ऊपर 2 होगी, यहाँ पर 2 है तो ऊपर 4 होगी, 4 में से 1 ये गया, ये 3। तो इस नंबर को भी याद रख सकते हो 312, या फिर ऐसे निकाल भी सकते हो कल को। वो आपसे पूछ रहा है कि 3:1, ए ओ इज टू ओ जी, दैट इज 3:1, ऑप्शन डी।
क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। In triangle ABC, angle C is equal to 90. M and N are the midpoints of side A, B and AC respectively. ठीक है, C 90 है। M और N मिड पॉइंट है ए बी का और ए सी का। ठीक है जी। सी एम एंड बी एन इंटरसेक्ट ईच अदर एट डी। सी एम और बी एन एक दूसरे को डी पर इंटरसेक्ट करते हैं। एंड बी डी सी इज 90 और बी डी सी डी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 90 है। तो यहाँ पर मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाना चाहूँगा क्योंकि एक बार एक स्टूडेंट का कमेंट देखा था, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है एक आधे के दिमाग में अभी भी आए, तो अभी बता देता हूँ भाई कैसे पॉसिबल होती है चीज़। देखो, कभी भी मीडियंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल आएगा ना, मीडियंस के बीच में, तो लंबी सी ट्रायंगल बनती है हमेशा। ठीक है, अब देखो, तो इसका मिड पॉइंट उसने बोला था एम, ए सी का ही बोला था ना, एंगल सी 90 बोला था उसने। ए बी का मिड पॉइंट क्या हो गया, एम, और बी एन एक बोली थी, ये हो गया। तो अब देखो बना कि नहीं बना 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये पॉइंट डी है। ओके, अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, एंगल बी डी सी इज 90। ओके, इफ एम एन इज इक्वल टू 4, अगर एम एन की लंबाई जो है वो 4 है, तो अगर ये 4 है मिड पॉइंट को मिलाकर बनी है, तो ये पूरी 8 हो जाएगी। ठीक है, ये इससे आधी और इसके पैरेलल होती है। जी हाँ, देन द लेंथ बी एन इज इक्वल टू, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बी एन की लंबाई बताओ। कई तरीक़ों से बताई जा सकती है, लेकिन आपको शॉर्टेस्ट वे बताऊंगा। और अभी हाल ही में इसके ऊपर गर्मा गर्म एक क्वेश्चन आया था, ताज़ा ताज़ा। ठीक है, इसको बाद में प्रैक्टिस में भी करवाऊंगा, लेकिन अभी भी देखो। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री के ट्रायंगल को देखो, बी सी एन को, बी सी एन 90 डिग्री के एंगल से एक एल्टीट्यूड खींची गई है। वही वाला केस हो रहा है, यही वाला 90 डिग्री के एंगल से एक एल्टीट्यूड खींची गई है, यहाँ से एल्टीट्यूड। अगर इस पॉइंट को मैं सी बोल दूँ, इस पॉइंट को एन बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, तो यही बात है सी एन बी। देखो सी एन बी, यही केस है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या चीज़ बताई थी, कि बी सी का स्क्वायर और सी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, मतलब बी सी का स्क्वायर, बी सी इसका स्क्वायर है, और सी एन का स्क्वायर। देखो मैंने ये रटे हुए नहीं है, बी सी पी क्यू आर एस टी कुछ भी रख दो, ज्योमेट्री में ए बी सी ऐसे करके नहीं रटते हैं, उनकी लोकेशन से रटते हैं चीज़ों को। ठीक है, इज इक्वल टू बी डी अपॉन में उनकी प्लेसमेंट से रटते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल के एरिया को इसकी साइड का स्क्वायर और इस ट्रायंगल के एरिया को इसकी साइड के स्क्वायर के रेशियो से हम देख सकते हैं एरिया का रेशियो, और एरिया का रेशियो बी डी इज टू डी एन पर भी डिपेंड करता है, मैंने आपको करवाया है। तो वही चीज़ है, उसका अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। देखो कैसे, ये सेंट्रोइड है बिकॉज दो मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो 2:1 रेशियो में बांट रहा है। जी हाँ, तो ये 2:1 क्या है, रेशियो है। तो अगर एन डी और डी बी, एन डी और डी बी का रेशियो 1:2 है, तो ये जो साइड है डी, मैं फिर से, मैं इसको डायरेक्ट रिजल्ट को नहीं रट रहा, मैं डायरेक्टली 1:√2 लिख सकता हूँ, बट मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, बार बार आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको याद होएगा। तो सेंट्रोइड 2:1 रेशियो में बांट रहा है, ये जो साइड है सी डी, ये बेस को 1:2 रेशियो में बांट रही है, तो एरिया का रेशियो भी 1:2 होएगा इस ट्रायंगल का और इसका। अगर एरिया का रेशियो 1:2 है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का, बिकॉज ये दोनों सिमिलर होती हैं, यहाँ पर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1:√2 होएगा। तो यहाँ पर 90 के सामने 1, यहाँ पर 90 के सामने √2। तो अगर ये साइड 1 है, ये √2 है, तो तीसरी वाली साइड हम निकाल लेंगे, किससे, पाइथागोरस से। निकालो, ये तो सिर्फ रेशियो था ना, एक्चुअल वैल्यूज मत मानना इनको। तो तीसरी वाली साइड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो तीसरी वाली साइड हो जाएगी √3, ये पूरी। अब आपको इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशियो मिल गया, तो √2 की वैल्यू उसने बता रखी है, √3 की पूछ रखी है, बी एन की। देखो, तो √2 की वैल्यू ये है, तो एक यूनिट की इतनी, √3 की इतनी, तो आंसर विल बी 4√6। क्लियर है, समझ में आ गई बात? एक और क्वेश्चन करवा दो इसके ऊपर, दिल खुश हो जाए तो आपका। ये बोलो भाई, देखो, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल टू मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तो बना दूं एक लंबी सी ट्रायंगल। और हाँ, आपको एग्जाम में ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि लंबी सी ट्रायंगल के अंदर 90, वैसे ही
ये शौक टीचर्स पर छोड़ दो कि डायग्राम ठीक बना ले, है ना। चाहे आपका एंगल जो है 90 डिग्री का ना बने तो उसको मान लिया करो बेचारे को 90 डिग्री का बस, ठीक है, उतना आपके लिए काफ़ी है, दिल पर ये चीज़ें नहीं लेनी। तो इसकी मीडियंस जो हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और एक और बात, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मीडियंस जब 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगी तो ये मीडियंस नहीं कर सकती 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कभी भी, ये वाली मीडियन और ये वाली मीडियन 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकती बताऊं अभी, देखो इस ट्रायंगल को ऐसे घुमाते हैं एक बार, ये 90 डिग्री है। अगर मैं यहां पर हाथ रख के, अगर मैं इसके ऊपर फट्टा रख के, इसके ऊपर पैर रख के मैं चढ़ जाऊं इसके ऊपर, इस एंगल को दबा दूं तो एंगल का मुंह खुलेगा या कम होएगा? अगर मैं इस एंगल के ऊपर ऐसे उछलने लग जाऊं तो एंगल का मुंह खुल जाएगा, ये नीचे आएगा। तो जैसे जैसे एंगल नीचे आएगा बड़ा होने लग जाएगा मेरे भाई, बड़ा होने लग जाएगा जैसे जैसे एंगल नीचे आएगा, समझ पा रहे हो, जैसे जैसे नीचे आएगा। तो अगर ये वाला एंगल 90 का है तो इससे नीचे जो भी एंगल बनाओगे वो बड़े ही बनेंगे, इससे ऊपर जो भी एंगल बनाओगे वो छोटा ही बनेगा, अगर इसी लाइन से आप बना रहे हो तो। कॉमन सेंस से बात कर रहा हूँ, प्रूव करके नहीं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये 90 है तो ये 90 से बड़ा ही बनेगा। तो ये बिकॉज जो दूसरे एंगल है 90 से छोटे, तो एक 90 वाली मीडियन जाएगी, एक दूसरी जाएगी, ठीक है भाई, क्लियर है। ओके, अब काम करें अपना, देखो तो वही वाला केस हो गया जो लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो अगर इन्हें कुछ नाम नहीं बताया ना, ठीक है, इनका नाम रख देते हैं BDCE एंड लेट दिस बी O, या फिर चलो O ही रख देते हैं इसको। देखो तो CO इज टू OE, ये 2:1 बिकॉज सेंट्रोइड है, 2:1 रेशियो में बांटेगा। तो एरिया का रेशियो 1:2, इन दोनों ट्रायंगल का वही वाला केस है, राइट एंगल ट्रायंगल से एल्टीट्यूड, इसका एरिया 1 तो इसका एरिया 2। अगर एरिया का रेशियो 1:2 है तो साइड्स का रेशियो 1:√2 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। जी हाँ, अब इस साइड की लंबाई निकाल लेंगे, जी हाँ, पाइथागोरस लगाओ भाई, √3, ओके। अब तीनों साइड्स का रेशियो बताना है लंबाई का। तो इस साइड की लंबाई है 2, यहाँ पर ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट है, ये 1 है तो ये भी 1, तो इस साइड की लंबाई आ गई भाई साहब 2। अब लगा दो पाइथागोरस, इस साइड की लंबाई भी आ जाएगी, किसी और तरीके से क्यों निकालनी है। तो 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 2, √6, इसकी लंबाई आ गई √6। तो आ गया सब कुछ, √2 रेशियो 2 रेशियो √6। देखो उत्तर में, अगर आपको ये नहीं मिला तो √2 से काट दो, 1:√2 √3। अब इसको रट नहीं लेना है। अब कई बच्चों को लगता है ये एक ही चीज़ तो रटनी है, अब इस लेवल की पता नहीं कितनी चीज़ रटनी पड़ जाएंगी, इस लेवल की चीज़ों को रटोगे तो रटना नहीं है, ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC O इज द सेंट्रोइड एंड ADBE एंड CF आर 3 मीडियंस एंड द एरिया ऑफ AOE, ठीक है। किसी ट्रायंगल ABC के अंदर, या फिर मैं एक काम करता हूँ, लीव दिस, एरिया वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। मैं सोच रहा था 2 क्वेश्चन करा के क्लास को बंद कर दूँ, क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैं सोच रहा था 25 पूरे कर दूँ, बट नहीं, फिर वो एरिया वाले इकट्ठे अगले क्लास के अंदर कर लेंगे ना, बिना वजह लंबी हो जाएगी बहुत। तो दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर इतना ही। और क्लास का फीडबैक रेगुलरली प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप में देते रहा करो, ठीक है। मैं आपसे लगातार, बिकॉज हम लाइव क्लासेस नहीं ले रहे तो क्या हुआ, मैं आपसे लगातार कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ, आपको भी दिख रहा होगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो आगे से आप अपना फीडबैक भी दिया करो। यहाँ पर मैं 1.5 घंटे बोल के चला जाता हूँ, आप 1.5 लाइन लिख दिया करो वहाँ पर, ठीक है। मैं भी कनेक्टेड फील। अगली क्लास में मिलते हैं।